पिछले एपिसोड में देखा था कि बुढ़ो ने कह दिया था कि मरो, मुझे मौत का नंगा नाच देखना है, इसलिए जो सामने है उसे पील दो। आई डोंट केयर अबाउट इट, बस खुतले आम देखना चाहिए मुझे। इसीलिए कंपटीशन में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा था और जो अटैक करने के लिए नहीं थे वो ऑफ कोर्स मर रहे थे और छुप के बैठे थे। और इस सुनहरे अवसर पे यहाँ पे बिहान भी जियांग के ऊपर हाथ साफ कर देता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टैंगिन आ जाती है जो उसे अपने साथ लेके जाती है, ये कहते हुए कि पहले हमें वुसांग को निपटाना है, जिसके बाद छोटे मोटे लोगों को देखेंगे। ये साला कीड़ा है। हालांकि हमें पता है कि वो टैंग जिन के लिए है। खुशी आ जाती है चेहरे पे, कितना हरामी हूँ मैं। पसंदीदा औरत के बारे में सुन के ही मूड एकदम खुश हो जाता है। खैर वो टैंग जिन की भतीजी थी, इसीलिए वो यहाँ पे जियांग की मदद कर रहे थे, क्योंकि टैंग जिन ने पर्सनली उसे कहा था कि तुम्हें जियांग का ख्याल रखना है। तो टैंग जिन ने अपना वादा पूरा किया और उसने जियांग को यहाँ पे बचा लिया और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहान के पास यहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि सिक्स्थ ट्रांसफर वनरेबल डिसेंडेंट ऑफ हुआयांग चौ का डिसाइपल था और वो यहाँ पे फ्लैग लेके आया था सिर्फ बिहान के लिए। वफादारी देख रहे हो तुम इनकी। बाय द वे इसके जो फादर है वो यहाँ पे बिहान के ग्रैंडफादर के सबऑर्डिनेट है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी वफादारी दिखा रहा है। हालांकि बिहान मना कर देता है, ये कहते हुए झंडे में क्या करूंगा भाई, कहाँ गाड़ूंगा मैंने, मेरे लिए कुछ और करो। और ऑफ कोर्स ये जियांग का जीना हरामी करना चाहता था। वहीं पे टैंग इनको चिंता हो रही थी कहीं जियांग को ये लपेट ना ले, इसलिए वो इसी बारे में सोचते है कि मुहानक्यू और लू यहाँ पे उसकी मदद करे ताकि वो जिंदा बच सके। इसके बाद हम लोग लू को देखते हैं और मुहानक्यू को, और इन लोगों ने यहाँ पे झंडे ढूंढ लिए थे। जियांग में लोगों से ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ, साला मैं जा रहा हूँ किसी काम से, मुझे दिखाई न देना रास्ते में। साला महिला मित्र अपने साथ हो तो फिर अपने से ज्यादा उसकी चिंता करनी पड़ती है। उसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर आतिशबाजी हो जाती है जिससे वो टेबल ही टूट जाता है। जियांग आगे से कहता है कौन हो भी, अभी तक दिवाली भी वापस नहीं है, झंडे लेने के लिए आए हो तो ले जाओ यार, दोबारा ढूंढ लेंगे, बस खूना खच्चर ना करो यहाँ पे। मुहान के लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और ये ड्रैगन निकाल लेती है अपने पास से। खैर ये वही कुत्ता था जो अभी बिहान से मिलके ही आया था और फ्लैग दे रहा था। इन लोगों को इसके बारे में पता था कि यहाँ पे अपनी एबिलिटी को आग के अंदर बदल के उन्हें तीर की तरह फायर कर सकता है। इसके बाद ये करता भी वही और इन लोगों के ऊपर आग की तीर फेंक के मारता है। इस पे जियांग भी आगे से फाइट बैक करता है, ये कहते हुए कि भाई डेथ कोटा चल रहा है, मारोगे तो मार खाओगे यार, और मैं क्या कर सकता हूँ। और जियांग आगे से पॉइजन टाइप अटैक इस्तेमाल करता है। वो हमें पता है कि वो कीड़ों का इस्तेमाल करता है। ऑथर ने जो भाई हमें सी बनाया है ना, माथे पे लिखवा चुका हूँ मैं। अबे कोई अंधा बंदा बता देगा कि ये पॉइजन नहीं है, बट एज वी नो, आंखें बंद करके देखो इसे। खैर जियांग ने जो पॉइजन अटैक किया था इससे मर गया ये, छोड़ो। जैसे ये धमाका होता है तो वहाँ के आसपास लोग भागते हुए कहते हैं कि साला कहीं भी जाए कोई ना कोई हमारी बुंडे के अंदर घुसा ही रहता है, कहाँ जाए हम। हम लोग बुढ़ो और गुआंग को देखते हैं जो कि कैमरा से ये सब कुछ देख रहे थे और इन लोगों ने भी भाई यहाँ पे इंडियन जुडिशरी की तरह आंखों पे काला कपड़ा बांध रखा है। इन्हें भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो साला इन कीड़ों का इस्तेमाल कर रहा है पॉइजन की जगह पे। इन्हें ऐसा ही लगता है कि ये हिडन पॉइजन टाइप प्रोफेशन है। खैर बुढ़ो यहाँ पे गुआंग से कहता है कि जाओ और जाके कुछ स्पेस टाइप ग्रेट मास्टर्स को यहाँ पे लेके आओ ताकि इमरजेंसी के जरिए हम लोग कुछ को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सके, नहीं तो ये साले एक दूसरे को मारते ही रहेंगे। इस पे गुआंग भी भागते हुए कहता है कि जल्दी से लेके आता हूँ, क्या पता है बुढ़ो का मन बदल जाए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन उसी टाइम पे बुढ़ो गुआंग को दोबारा रोक लेते हैं तो उसे लगता है कि ये दोबारा अपना मन बदल लेगा। साला बुढ़ापे में यही होता है, कभी भी मन बदल जाता है। और आपस में खून खराबा कम नहीं था तो फिर बुढ़ो आगे से कहते हैं कि फ्लैग के पास थर्ड रैंक टॉप टायर बीस्टो को छोड़ दो, जब भी कोई झंडा लेने के लिए जाएगा तो वो आपस में ही मर जाएंगे। मतलब ये मुंह बढ़िया था, क्योंकि अगर आसपास 20 रहेंगे झंडे के पास में तो फिर जो पावरफुल जीनियसेस है वो यहाँ पे नॉर्मल को नहीं मारेंगे। इसके बाद हम लोग दोबारा गैंग बैंग को देखते हैं जहाँ पे इन तीनों ने वुसांग को दोबारा घेर लिया था। फिर वुसांग इन लोगों से साफ कह देता है कि 3 बार बोल चुका हूँ कि मेरे पीछे ना आओ, नहीं मार सकते तुम मुझे। अगर मेरी मुंडी सटा के मैं तो तीनों के सर आपस में लड़ा दूंगा और तीनों के सर पे गुल्लू निकल आएगा, फिर तीनों तुम अपने अपने बाप की औलाद कहलाओगे। जाओ जाके झंडे इकट्ठा करो ना, काहे मेरे पीछे पड़े हो यार, चैन से जी लेने दो मुझे। इस पे बिहान आगे से कहता है ना 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 ना, हम तोहरा के सबसे पहले मर गए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि जियांग जन ने किसी को मार दिया है, वही जो आग की तीर चला रहा था। इस पे ये सभी हैरान हो जाते हैं कि फर्स्ट किल यहाँ पे जियांग ने किया है। फिर बिहान को समझ में आ जाता है कि जियांग इतना भी कमजोर नहीं है जितना उसे लगता है। भले आग का तेज चलाने वाला कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद उसकी एबिलिटीज इतनी तो कम नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मारा जाए। फिर टैंगिन को भी यकीन हो जाता है कि जियांग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो भी यहाँ पे योंग को इतनी जल्दी नहीं मार सकती है। फिर वीफेंग आगे से कहता है ऐसा लगता है कि वुसांग के बाद में उसकी भी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। इस पे वुसांग आगे से कहता है वाओ, एक और बंदा निकल आया भाई, अब तो इससे भी मुलाकात करनी पड़ेगी मुकालात के साथ में। अब ये लोग चौथी बार में अपना गैंग बैंग शुरू कर पाते कि इससे पहले इनके पास दोबारा नोटिफिकेशन आता है और इन्हें बताया जाता है कि 10 यहाँ पे थर्ड रैंक बीस्टो को छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर यहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं। अगर तुम उन्हें मार के उनकी बॉडी से फ्लैग ले लेते हो तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर तुम्हें याद हो तो ये पूरा कॉम्पिटिशन यहाँ पे रिवॉर्ड्स के लिए ही हो रहा है, बेसिकली रिसोर्स बांटते हैं ये। तो फिर अगले सीन में ये तीनों यहाँ से कट लेते हैं क्योंकि रिसोर्स ज्यादा जरूरी है, किसी की फील्डिंग सेट करने से भी ज्यादा। वुसांग आगे से कहता है कि ये बुढ़ो साला मुझे चैन से लड़ने भी नहीं देगा। वहीं पे जो रिवॉर्ड यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के बदले में दिए जा रहे थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए जियांग भी 1-2 मॉन्स्टर मार के यहाँ पे
रिवॉर्ड लेना चाहता था। अब इनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, तो फिर उसी टाइम पे एक मास्टर भी इनके पास आ जाता है और प्लस में वो पहले से ही पॉइजन था और बेचारा नशे में था, इसलिए झूम रहा था झूम बराबर कहते हुए। ऑफकोर्स जब मुंह में ही लड्डू रखा हो तो फिर चबाएगा कौन नहीं, इसीलिए जियांग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है और किल चुरा लेता है। ये अटैक करने वाला बिहान था और बिहान ने इस मास्टर को पहले ही पैरालाइज कर दिया था और वो जियांग से कहता है कि यार मेरे भाई को भी मारते हो, मेरे चेले को भी मारते हो और साला मेरा ड्रैगन भी मारते हो, ये तो गलत बात है ना, ट्रिपल किल थोड़ी ना दूंगा मैं। इस पे जियांग आगे से हमला करते हुए कहता है जाओ यार, लेकिन बिहान का जो विंड शॉट स्लैश था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पे जियांग के पॉइजन को भी काट देता है और वो जियांग से कहता है मुझे पता था कि यहाँ पे पॉइजन टाइप से निपटना काफी ज्यादा टफ होता है, लेकिन मेरी शॉट के सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। लेकिन जियांग तो जियांग भाई, वो आगे से पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पॉइजन मिस्ट ड्रैगन बना लेता है। इससे वो बिहान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो बिहान भी आगे से अपनी शॉर्ट एनर्जी को इकट्ठा करता है और आगे से फॉरबिडन टेक्निक अज़ुरे लोटस शॉर्ट इमॉर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बहुत बड़े लोटस को बना देता है, यानी कि कमल को, जो पूरी की पूरी शॉर्ट एनर्जी से बना हुआ था और वो पूरे एरिया को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा था और साथ ही में जियांग के विजन को भी। लेकिन जियांग के लिए सुनहरा अवसर की तरह था, क्योंकि अगर विजन ब्लॉक हो जाएगा तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और उसी शॉर्ट एनर्जी के नीचे हम लोग नाइन को देखते हैं, जो कि शॉर्ट एनर्जी पे ले जा रहे थे। ये कहते हुए ये मंद मोहक खुशबू पेट में गुड़गुड़ कर देती है। जियांग उसे कहता है गुड़गुड़ वाली जल्दी से इसे पी लो, जिसके बाद मेरी मदद करना इस महामहिम को हराने में। और जब नाइन यहाँ पे आधे से ज्यादा शॉर्ट एनर्जी को खा लेती है तो वो शॉर्ट एनर्जी अपने आप में ही ब्लास्ट हो जाती है और उसका ब्लैक लैस यहाँ पे बिहान को झेलना पड़ता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा आठाना। फिर वो जियांग से पूछता है कि तुम्हारे पॉइजन में इस शॉर्ट एनर्जी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद वो आगे से दोबारा शॉर्ट जेड का इस्तेमाल करता है, बेसिकली जेड प्रोटेक्शन जो उसके भाई ने भी किया था। और ये भी आगे से अपने भाई की तरह ही लाइन पे ले जा रहा था कि इसे चीर के दिखाओ, तुम्हारा पॉइजन कुछ नहीं कर पाएगा। जियांग भी अपनी मन के अंदर सोचता है कि ये 100 फैमिली वाले मरने से पहले नौटंकी करते हैं क्या हर बार इसी तरीके से, या फिर जेड प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने पे इनके दिमाग में लोचा पोचा हो जाता है। खैर जो भी हो, वो लू से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पे अर्थ इटर्नल सील्ड इस पूरे एरिया को कवर कर सकती है। इस पे लू आगे से कहती है वो ट्राई करती है, जिसके बाद वो यहाँ पे अर्थ इटर्नल सील्ड का इस्तेमाल करती है, तो वो आधे से ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है और साथ में ये बाकी लोगों का विजन भी ब्लॉक कर लेगी, यानी कि कैमरा नहीं देख पाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिहान उसे पूछता है कि क्या करने का इरादा है, गैंग मैंग तो नहीं करोगा ना मेरे साथ। इस पे जियांग आगे से कहता है डोंट वरी, आई ऑलरेडी हैव फीमेल वर्जन ऑफ स्नोरलैक्स, जो कुछ भी खाता है, पोकेमॉन वाला स्नोरलैक्स, माय एनिमल स्पिरिट, खाओ पियो बस पड़े रहो। और वो बिहान से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुहार भाई कैसे मरन बा। जिस पे बिहान आगे से बम फोड़ते हुए बताता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जेड प्रोटेक्शन उसके वाले का है, मेरा उससे ज्यादा लेवल का है। जिस पे जियांग भी आगे से यही लाइन पेल देता है कि तुम मेरे पहले वाले वर्जन को देखा है, ये मेरा एडवांस वर्जन है। इसके बाद लिटिल लाइन आगे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जियांग उससे कहता है इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और बच्चों में बांट देना। जिसपे नाइन आगे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और मुझे नहीं पता कि ये लोग अभी तक इसे ह्यूमनॉइड फॉर्म में देख सकते हैं या नहीं। बोला ना ऑथर ने हमारे माथे पे सी छुपवा दिया है। खैर नाइन आगे से तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो जेड प्रोटेक्शन के ऊपर अलग अलग एंगल से हिट मारते हुए उसे कमजोर करने लगती है। वह इस वाले जेड पेंडेंट की ड्यूरेबिलिटी पिछले वाले से ज्यादा बेहतरीन थी और उसी टाइम पे उस बीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी जाग उठ के यहाँ बिहान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए जियांग के पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बचती, उसे यहाँ पे अपनी फुल पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा पॉइजन मिस्ट ड्रैगन को बनाता है ताकि वो यहाँ पे नाइन को थोड़ा सा और टाइम दे दे उसके जेड पेंडेंट को तोड़ने के लिए। वही ये बीस्ट तो यहाँ पे खाना ही बनने वाला था छोटे बच्चों के लिए। वही हम लोग नाइन को देखते हैं जो कि लगातार जेड पेंडेंट के ऊपर अटैक करते ही रहती है और वहीं पे बिहान के पास कोई तरीका ही नहीं था अटैक करने के लिए, क्योंकि उसकी शॉर्ट एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वही जियांग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बिहान का जो दादा है वो यहाँ पे अपने दोनों पुतों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि इसके पास शॉर्ट एनर्जी टेक्निक से और बढ़िया माल है। वही पहले वाले के पास कुछ भी नहीं था। वही धीरे धीरे करके जेड पेंडेंट के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं और उसी तरीके से यहाँ पे बिहान की थोड़ी थोड़ी चिटकने लगती है, फटने से पहले चिटकती है ना, उसी तरीके से। अभी हम लोग गुआंग को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे स्पीस टाइप ग्रैंड मास्टर से कहता है कि खड़े क्या हो बे, जल्दी से कुछ करो, उसे यहाँ पे बुलाओ नहीं तो वो साला एक की बलि चढ़ा देगा। तो फिर हम लोग स्पीस टाइप ट्रांसफर को देखते हैं जिसका नाम चेंग युआन था। वो आगे से कहता है कोशिश तो कर रहा हूँ यार, साला वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे कौन सी जगह पे क्या है। अब साला तुक्का थोड़ी ना मार सकता हूँ, एक तो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करो और तुक्का मारो, गलत जगह पे पहुंच गया तो स्पेस टेलीपोर्टेशन। बेसिकली इनका जो टेलीपोर्टेशन वाला सर्कल है वो एक ही जगह पे खुलता है, इसीलिए करेक्ट पोजीशन की जानकारी होनी चाहिए। क्या पता वो जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था वो बॉडी के ऊपर ऊपर ही में आया, पैर रह ही गए तो पता चले कर्म करने गया था कांड हो गया, सिर्फ ऊपर की बॉडी आई नीचे की वहीं रह गई। क्योंकि स्पेस पोर्टल के बीच में जो भी आएगा वो 2 हिस्सों में कट जाएगा, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पोर्टल की तरह। फिर गुड़ो को देखते हैं जो कि गुआंग से कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर यहाँ पे जेंग गुआओ का बच्चा मर जाता है, यानी कि बिहान। तो फिर गुआंग आगे से बुढ़ो से कहता है अगर वो सच में यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है या फिर मारा जाता है तो फिर आप सच में यहाँ पे जेंगाओ के साथ फाइट करने के लिए रेडी है ना। कि हमारे जियांग जोन के कमांडर को पता है इस बारे में कि आप उसके साथ भिड़ने वाले हैं।
मतलब यहाँ पे बुढ़ो के पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से लीक कर सकता है और यहीं पे ही रोक सकता है। लेकिन जैसे ही ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बाहर तो चली ही जाएगी ना। यानी कि अगर बिहान मरता है तो फिर उसका दादा बदला लेने के लिए जरूर आएगा और वो सबसे पहले उंगली इन्हीं के ऊपर उठाएगा। इतना चलता है भाई, बड़े बाप की बेटी को कौन भाई प्रोटेक्शन नहीं देगा। अभी बुढ़ो भी अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि बिहान की एबिलिटी यहाँ पे एक अच्छी फसल के तरीके है, लेकिन जियांग चैन क्या उसे सच में मार सकता है? और उससे बड़ी बात ये भड़वा हमारी नजर क्यों बंद कर रखा है, इतनी सील से हमारे लिए विजन क्यों ब्लॉक किया हुआ है? कौन सा वहाँ पे मुजरा करके उसे मारेगा भाई? इधर हम लोग जियांग को देखते हैं जिसने उस बीस्ट को मार दिया था, अब खाना खजाना चालू था। तो इसी तरफ 9 ने यहाँ पे जेड पेंडेंट को आधे से ज्यादा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बस सिर्फ 20% ही बचा था। तो फिर जियांग को जब लग ही रहा था कि वो बिहान का किस्सा खत्म ही कर देगा, तो फिर उसी टाइम पे बुढ़ो टेलीपैथी के जरिए जियांग से कहते हैं कि जल्दी वहां से भाग जाओ, क्योंकि स्पेस टाइप ग्रैंडमास्टर वहां पे बिहान को बचाने के लिए आ रहा है। बेसिकली बुढ़ो को अंदाजा लग चुका था कि जियांग कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जो वो सबको नहीं दिखाना चाहता, इसलिए उसने यहाँ पे विजन को ब्लॉक किया था। जियांग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, नहीं तो उसका भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो जल्दी से 9 को अपने पास बुलाता है और उसे यहाँ पे बिहान की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। दरअसल वो यहाँ पे अपने इंसेक्ट को भेज के सेल्फ डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करके बिहान को मार सकता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहान के पास में 2-3 कीड़े जाते हैं और वो आगे से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे गड़ाम से एकदम धमाका होता है। वो धमाका तो एकदम भयंकर था, एकदम धुआं हो जाता है, लेकिन बिहान नहीं मरा था। तो क्योंकि स्पेस टाइप ग्रैंडमास्टर एंड मौके पे बिहान को बचा ले जाता है, लेकिन उसका निशाना पक्का चुक गया था क्योंकि उसका हाथ यहीं रह जाता है। पता नहीं बेचारा बिहान अब हिलाएगा कैसे, हाथ तो यहीं रह गया। खैर बिहान के साथ साथ यहाँ पे 3 झंडे और उसकी शॉट भी रह गई थी और ये तीनों एकदम कड़क माल है क्योंकि इनसे रिवॉर्ड मिल सकता है। जियांग आगे से कहता है बच गया साला, चलो लेकिन कम से कम हिला तो नहीं पाएगा, अब इसके हाथ को मैं ट्रॉफी की तरह रख लूंगा। इसके बाद वो बिहान के शॉट को यहाँ पे लो को दे देता है, ये कहते हुए ये तुम रखो। और भाई तो उसको शॉट क्यों दे रहा, वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा सिवाय बेचने के। और वह यहाँ पे झंडों को भी बांटना चाहता था। बेसिकली झंडों को देख के इन लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है और इनका रिवॉर्ड कुछ 100 मिलियन टाइप में है, यानी कि 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास। सॉरी 10 करोड़, 100 मिलियन टाइप पता नहीं यार। हालांकि दोनों लड़कियों को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए था और लो को शॉट मिल गई, उसके लिए इतना ही काफी था। और वहाँ पे मुहान कियो को बस लड़ाई देखनी थी कि वो सैंग कैसे पीला जाएगा, दैट्स इट, इतना ही। इसके बाद हम लोग गुआंग को देखते हैं जो कि स्पेस टाइम ग्रैंड मास्टर के ऊपर भड़क रहा था। ये कहते हुए कि तुमने अपने काम ढंग से क्यों नहीं किया, निशाना सही से काहे नहीं लगा, बेचारे का हाथ वहीं रह गया, वो हिलाएगा कैसे ये बताओ हमें। स्पेस टाइप ग्रैंड मास्टर आगे से कहता है कि यार तुक्का मारा था यार, एक तो प्रेशर इतना ज्यादा था, विजन ब्लॉक था, निशाना लगा नहीं पा रहा था, ये तो कोई सही निशाना लग गया, सिर्फ हाथ ही रहा, नहीं तो नुन्नू भी यहीं रह जाता, ना बांस रही थी ना बांसुरी। इस पे गुआंग उसे कहता है तू रुक, तुझे बताता हूँ तेरी नौकरी मैं खा जाऊंगा, तू बस रुक। इस पे हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं चुप रहो तुम दोनों यार। और वो गुआंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पे 5th टायर ट्रांसफर क्यों रुके हुए हो। जो 5th ट्रांसफर बता रहे हैं एक तरीके से स्टेज है जिसके कल्टीवेशन के अंदर की कंडीशन होता है इस तरीके से, बाकी लेवल लेयर्स की तरह है। 10 पे एक स्टेज पे आएगी, 20 पे सेकंड स्टेज आएगी और इसी तरीके से 30 पे 3rd ट्रांसफर होगा इस तरीके से। अभी तक इतना ही समझ में आया, बाकी ऑथर तुम्हारे माथे पे सीच छुपा ही चुका है। खैर बड़ो यहाँ पे गुआंग से कहता है कि तुम इस 5th ट्रांसफर पे सिर्फ इसीलिए रुके हुए हो क्योंकि तुम बड़े और पावरफुल लोगों से फेवर से लेते हो और तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तुमने अभी कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग बिहान को नहीं बचाते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर ज़ेंग गाओ यहाँ पे एक वॉर शुरू कर सकता है। मैंने इस बात पे तब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए रेडी हूँ और बैटलफील्ड में मरने तक को रेडी हूँ। और ये बात बैटलफील्ड की, तो फिर बैटलफील्ड पे कोई भी मर सकता है, कोई भी, एक 9th ट्रांसफर लेवल का वुडी भी कोई भी मर सकता है। क्या उसके सामने बिहान की कोई औकात है? लेकिन गुआंग अभी भी यहाँ पे इसी बात पे अड़ा हुआ था कि ज़ेंग गाओ कुछ कर सकता है, लेकिन बड़ो उसे कहता है बाहर में जाओ यार, तुम इतना समझाया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अंदर ही रहनी चाहिए और ये मैच कल सुबह 6 बजे खत्म हो जाना चाहिए। मैं जियांग 9 हेडक्वार्टर जा रहा हूँ किसी काम से। वहीं पे हम लोग बिहान को देखते हैं जिसे मैच से एलिमिनेट कर दिया गया था और एलिमिनेट करने का क्रेडिट जियांग के पास जाता है। वहीं पे सभी लोग हैरान होते हैं कि ज़ेंग गाओ का बेटा यहाँ पे पील दिया गया, सॉरी ग्रैंडसन। इसके बाद हम लोग टैंगिंग और बाई फैंग को देखते हैं जो कि सुअर मारने में बिजी थे और इनको भी जैसे ही पता चलता है कि जियांग ने अकेले यहाँ पे बिहान को हरा दिया है तो ये भी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग वू सैंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे जियांग नैन जोन के कमांडर इन चीफ डुआन जिंग हाई से होती है जो कि यहाँ पे बड़ो से कहते हैं क्या हुआ भाई, इतनी जल्दबाजी में आ गए, कोई बढ़िया माल लिया है क्या फूकने के लिए। इस पे बड़ो सबसे पहले यहाँ पे फॉरबिडन बैरियर लगाते हैं ताकि बात आपस में ही रहे। इससे डुआन को समझ में आ जाता है कि माल कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, इसीलिए बैरियर लगा दिया गया है। और फिर बड़ो यहाँ पे डुआन से कहता है उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि वो हिस्ट्री ज्यादा पढ़ता है और वहाँ पे डुआन से पूछता है क्या पॉइजन यहाँ पे मेंटल स्पिरिट को रोक सकता है या फिर तोड़ सकता है। इस पे डुआन आगे से बताता है कि ये थ्योरी के अंदर तो पॉसिबल है लेकिन
प्रैक्टिकली करना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल। डुआन हमें यहाँ पे लंबा चौड़ा बताता है कि जो मेंटल स्पिरिट होती है वो सोल एसेंस और थॉट के साथ मिलकर बनाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए अगर उसे पॉइजन के साथ तोड़ना है तो फिर पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और एकदम पावरफुल होना चाहिए, और इतना पावरफुल पॉइजन होता ही नहीं है जो इतना पावरफुल हो। बड़ो डुआन से पूछता है कि तुमने कभी सुना है कि ऐसा कुछ हुआ है। इस पे डुआन आगे से बताता है कि यहाँ तक कि 4th रैंक का पॉइजन किंग भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और डुआन को पता लग जाता है कि बूढ़ो को कंपटीशन के दौरान ही कोई पावरफुल पॉइजन टाइप जीनियस मिला है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। और वो बूढ़ो से पूछता है कि तुमने सही से देखा ना, कहीं वो कोई पावरफुल वेपन तो नहीं था? पॉइजन के साथ मेंटल स्पिरिट को तोड़ना और रोकना काफी ज्यादा टफ है। बूढ़ो आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिर यहाँ पे डुआन आगे से कहता है कि तुमने कंपटीशन के दौरान में जो आग मुती ना कि मुझे मौत का नंगा नाच देखना है, खून की नदियां देखनी है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, रिस्पेक्ट की वजह से कम अब तो सच बता दो। इस पे बूढ़ो आगे से एक और सवाल पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पॉइजन के पास खुद की सोचने की शक्ति हो? इस पे डुआन आगे से कहता है माल फूका है ना तुमने, गांजा और गुलाब जामुन एक साथ लपेटा है ना तुमने, तभी इतना ज्यादा बोल रहे हो तुम। और डुआन आगे से बताता है कि ऐसा नामुमकिन है सिर्फ तब तक जब तक पॉइजन सिर्फ दिखावा ना हो, यानी कि डिस्गाइसिंग, यानी कि दिखावा भेस बदलना। इस पे इन दोनों को एक चीज क्लिकर होती है। वो लोग आगे से कहते हैं कि सच में ये बात है क्या? तो डुआन आगे से कहता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और दोनों आगे से बताते हैं ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे 0 रेन रिकॉर्ड को थोड़ा सा पास आ चुके हैं। सिर्फ 9 मियास्मा विंग्स ही एक ऐसा कैस्ट्रोफिक इंसेक्ट है जो कि यहाँ पे खुद को पॉइजन मिस्ट के अंदर बदल सकता है। 9 मियास्मा विंग्स यहाँ पे अबायस के अंदर पैदा होते हैं, एकदम गहराई के अंदर, अंधेरे के अंदर, और यही एपोकलिप्स की वजह बनते हैं और दुनिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। बड़ो आगे से एकदम सीरियस हो जाते हैं। 9 मियास्मा विंग्स के बारे में सुन के उन्हें ऐसा ही लगता है कि एशियन क्लाइमेट इन्हीं की सर पे आ गिरी है। हालांकि डुआन आगे से कहता है चिल ब्रो, फट गई क्या तुम्हारी? ऐसे कीड़े काफी टाइम पहले इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, अब उनका इस दुनिया में होना नामुमकिन सा ही है। इस पे बूढ़ो आगे से कहता है साले ने सिंडी लगा दी, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। ये कहते हुए सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, मुझे जो जानना था मैं जान चुका हूँ। डुआन आगे से कहता है कम से कम उस कीड़े के बारे में बता दो जिसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कहीं तुम्हें पावरफुल टेला वेला मिल गया क्या? इसके बाद बड़ो अपने स्पेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो जियांग के बारे में ही सोच रहे थे कि जियांग का डिवाइन रैंक टैलेंट इतना काफी है कि वो उसे यहाँ पे हंटिंग लिस्ट के टॉप पे ले जा सके, लेकिन इसके बावजूद उसके पास कुछ फॉरबिडन पावर्स भी हैं जो कि उसका सर धड़ से मुंडवा सकती हैं इस डाजिया रीजन के अंदर। और हमें पता चलता है कि बूढ़ो के पास जो 2 डिसाइपल थे उनमें से एक जीगैंग था, और जीगैंग ने यहाँ पे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी बूढ़ो से कि वो जियांग का ख्याल रखे, और अगर वो जियांग को अपना तीसरा डिसाइपल बना लेते हैं ये और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बूढ़ो आगे से कहते हैं साला हरामी जीगैंग साले को डिसाइपल का बना लिया, उसने मेरे सर में मूतना शुरू कर दिया है, आए दिन देखो परेशानी खड़ी करते रहता है, अभी ये लाद दी, साला फॉरबिडन पावर, कहां से झेलूं मैं ये सब कुछ? खैर जो भी हो, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ही। इसके बाद वो आगे से एक मैसेज निकालते हैं और उसे अपनी दूसरी डिसाइबल की तरफ सेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जियांग को प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि वो जवान दे चुके हैं। खैर इनकी दूसरी डिसाइपल फीमेल थी जिसका नाम होंग याओ था। मैसेज के अंदर यहाँ पे बूढ़ों ने होंग याओ से यही कहा था कि तुम्हें यहाँ पे रूइन नंबर 0 पे जाना है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है 9 मियास्मा विंग्स को लेके। ये तुम्हारी जूनियर की सेफ्टी के लिए, इसलिए कोई भी गलती ना करना। दरअसल वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जियांग के पास जो फॉरबिडन पावर है कहीं वो 9 मियास्मा विंग के साथ रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि ऐसी फॉरबिडन पावर ज्यादातर होस्ट के ऊपर हावी हो जाती है, जिससे बहुत बड़ी क्लैमिटी आ जाती है और दुनिया का सर्वनाश कर देती है। इसके बाद वो गुआंग के पास आ जाते हैं जहाँ पे सब कुछ तो खत्म हो चुका था, अब सिर्फ एक ही बिस्ट बाकी था, जिसके बाद ये पूरा कंपटीशन यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पे वाईफेंग और टैंग इन दोनों एक साथ काम करें उस बचे हुए बिस्ट को मारने के लिए। वहाँ पे वुसेंग ने 3 बिस्टों को अकेले ही उन तीनों को निपटा दिया। बड़ो यहाँ पे जियांग के बारे में पूछते हैं तो गुआंग आगे से बताता है कि उसने 2 मार दिए हैं और तीसरा हम लोग अब रिलीज करने वाले हैं, सॉरी नवा रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 9वें बिस्ट को देखते हैं जो कि जियांग के ग्रुप की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, तो जियांग आगे से बच्चों को रिलीज करता है जो कि इस बिस्ट को आगे से खाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग 9 को देखते हैं, ये मौज काट रही है पूरी तरीके से खाना दबा के मिल रहा है। खैर 9 जैसे उस बिस्ट को मार के खा जाती है तो फिर उसका लेवल अप हो जाता है, वो 21 से 22 पे आ जाती है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को साइड से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, तो लोग आगे से अपनी अर्थ सील्ड का इस्तेमाल करती है उस पंच को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसकी सील ही टूट जाती है और दोनों लड़कियां पीछे हवा में जा गिरती हैं। जियांग आगे से अपनी मिस्ट का इस्तेमाल करता है उस पंच की फोर्स को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है और पीछे गिर जाता है। तो फिर पॉइजन आगे से फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और धमाका वमाका नहीं होता है। वुसेंग यहाँ पे जियांग से कहता है कि तुमने मेरे पंच को ब्लॉक कर लिया और उसकी पावर को भी खा गए, कोई डाउट नहीं है, सभी लोग यहाँ पे तुम्हें पॉइजन डीमन जियांग चेंज बुला रहे हैं। जियांग भी उसकी पंच की तारीफ करता है और उसे पूछता है कि बिस्ट चुराने के लिए आए हो क्या? वुसेंग आगे से कहता है उसका क्या करूंगा भाई, उसे तो तुमने पहले ही जहर दे दिया है, उसके बचे हुए खोखले का मैं क्या करूंगा, चाट डालूंगा। जियांग उसे पूछता है तो फिर गुइयां छीलने के लिए आए हो क्या, बताओ ना किस काम से आए हो। इस पे वुसेंग आगे से ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि गलत न समझना, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ बस। बाकी इसके हाथों को देख के मुझे नहीं लगता है कि ये मुलाकात लात घुसों में नहीं बदलेगी। जियांग को भी समझ में आ जाता है कि इसे मुलाकात की जगह पे मुकालात करनी है, इसलिए वो आगे से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और अपने पॉइजन मिस्ट को यहाँ पे रिलीज करता है। तो वो
वूसैंग भी आगे से अपने पंच फोर्स को रिलीज करता है और जब वो सामने की तरफ एक पंच मारता है तो वो फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जियांग के पॉइजन मिस्ट को यहाँ पे फैला देती है और लगातार आगे बढ़ती रहती है। और वो फोर्स जैसे यहाँ पे जियांग के साथ टकराती है तो जियांग खिसकते हुए पीछे चला जाता है। वह जियांग के आगे टांगे ढीले हो चुके थे और नाइन को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन जियांग नाइन से कहता है अगर तुम इसकी बॉडी और फ्लैश को निगल लोगी तो फिर तुम्हारा लेवल कई बार बढ़ जाएगा। लेकिन नाइन यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड कहती है। वो जियांग से कहती है कि वो वूसैंग को नहीं हरा सकती है, लेकिन वो जियांग के लिए मरने को रेडी है। वह जब जियांग पीछे मुड़ के नाइन की तरफ देखता है तो वो पहली बार काफी ज्यादा घबराई हुई थी। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे नाइन को लड़ने नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही लास्ट ऑप्शन बचा है। जियांग नाइन से कहता है अगर तुम लड़ नहीं सकते तो फिर सोचो मेरे पास कुछ अपने तरीके हैं। जियांग यहाँ पे नाइन को मरने नहीं दे सकता है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई रिप्रोडक्शन कौन करेगा भाई बच्चों का, अगर वो ही खत्म हो जाएगी। फिर जियांग के आगे टाले ढीले हो चुके तो वूसैंग उससे कहता है थक गया क्या भाई, तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने साओ हैन को हराया होगा, सॉरी बी हैन को हराया होगा। जियांग उससे कहता है अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे लाइफ क्रिएशन टैलेंट का इस्तेमाल करता है और जड़ों को कंट्रोल करते हुए वूसैंग को चारों तरफ से कवर कर लेता है। लेकिन वूसैंग इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं था। वो आगे से कहता है डिवाइन टैलेंट वाओ। और वो जियांग से कहता है कि इसी तरीके से तुमने यहाँ पे बी हैन को हराया था ना, उसे शील्ड के अंदर फंसा के। अभी हम लोग गुआंग को देखते हैं जो कि बड़ो से कहता है कि साले ने दोबारा हमारे विजन को ब्लॉक कर लिया है। बड़ो आगे से कहता है ये मरवाएगा मुझे। फिर गुआंग को ऐसा लग रहा था कि जब वूसैंग और जियांग भिड़ेंगे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ो आगे से कहते हैं जियांग को बचाओ भाई, वो मेरा ही डिसेबल होने वाला है। इस पे गुआंग आगे से कहता है कि अब आप बीच में उंगली नहीं कर रहे हैं। इस पे बड़ो आगे से कहता है तुम चुप रहो यार। वूसैंग यहाँ पे 46 लेवल पे, वहीं पे जियांग चन सिर्फ 26 लेवल पे है। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हालांकि वो बस यहाँ पे जियांग को बचाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने कीड़ों को रिलीज करता है। इस पे वूसैंग तो हैरान होता है कि ये साला यहाँ पे कीड़े भी बना सकता है क्या जड़ों के अलावा। और वो जियांग से कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारी रियल पावर। तो फिर वूसैंग भी यहाँ पे अपनी रियल पावर को रिलीज करता है। ये कहते हुए पहाड़ों को हिला दो, समुद्र में बदल दो। इसके बाद जियांग यहाँ पे कीड़ों को कंट्रोल करते हुए वूसैंग के चारों तरफ फैलाने लगता है ताकि वो उसे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन हम लोग वूसैंग को देखते हैं जो कि आगे से माउंटेन स्ट्राइक पिक्स का इस्तेमाल करता है और जमीन के ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारने लगता है। तो जमीन के अंदर जो फोर्स जा रही थी वो वापस बाहर भी आ रही थी, जिससे वो कीड़े यहाँ पे मारे जा रहे थे। बेसिकली अर्थ स्पाइक की तरह ही समझो, जमीन से पावर निकल रही है। इसी बीच जियांग को यहाँ पे मौका मिल जाता है और वो 2 कीड़े यहाँ पे वूसैंग के पास भेजता है और मौका मिलते ही वहाँ पे उन्हें सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे वहाँ पे तगड़े धमाके होते हैं। लेकिन वूसैंग को इससे कुछ भी नहीं होता। वो धुएं से एकदम हीरो की तरह बाहर निकलता है और जियांग से कहता है मुझे पता था तुम इसी तरीके से 100 बिहान को हराओगे, लेकिन मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद वो आगे से जियांग के ऊपर हवा में ही पंचेस मारने लगता है, लेकिन उसकी पंचेस की फोर्स जियांग के ऊपर जब आती है तो वो बिल्कुल एंटी ग्रेविटी की तरह जियांग के ऊपर फोर्स डाल रही थी, जिससे वो लगातार नीचे की तरफ दबते जा रहा था। वह जो वूसैंग है वो वुडी का डिसेंडेंट है और वुडी का लेवल इतने समय यहाँ पे 9th ट्रांसफर रैंक का है, यानी कि उसका लेवल कम से कम 90 के आसपास होगा। फिर जियांग ने यहाँ पे 2 कीड़े फोड़े, लेकिन वूसैंग को उससे कुछ भी नहीं हुआ। साले को खरोच तक नहीं आए। इसलिए जियांग को यहाँ पे अपने जितने भी कीड़े हैं उन सभी को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो मास डिस्ट्रक्शन कर सके। इसी तरीके से वो यहाँ पे जी सकता है या फिर उम्मीद है। इसीलिए वो शुरुआत में सबसे पहले 10 कीड़ों को फोड़ता है, जिससे वूसैंग तुरंत पीछे हटता है और जियांग मौके की तलाश में तुरंत अपनी जड़ों को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे वूसैंग को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वूसैंग आगे से हाथ के एक झोंके से ही यहाँ पे उन जड़ों से एकदम साइड में कर देता है, जैसे कि हवा मार दी हो। मक्खी मच्छर नहीं भगाते हम लोग बिल्कुल वैसे। और वो जियांग से कहता है कि बैटल खत्म हो चुका है, अब इसकी और ज्यादा जरूरत नहीं है। इस पे जियांग आगे से कहता है ए रे अमरेंद्र बाहुबली, इका का मतलब बा। जिस पे वूसैंग आगे से कहता है कि तुम मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट हो, तुमने मुझे मजबूर किया अपनी 80% पावर इस्तेमाल करने के लिए। मैं तुमसे दोबारा लड़ने के लिए वापस आऊंगा जब तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। भड़वे वो पहले से ही 26 लेवल पे और तू 46। एक चीटी को मसलने के बाद अगर तू उससे कहेगा कि तू बाहुबली है तो वो चीटी तेरी बुंड में ही काटेगी ना। लेकिन जियांग आगे से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी जिंदगी शर्त पे लगा रहे हो, तो फिर तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे सिर्फ अपने लिए एक वर्दी अपोनेंट ढूंढ के। ए रे पागल, जान बची तो लाखों पाए, लौट की बुद्धू घर को आए। सड़क पे नहीं लेटते वो कुचलने के लिए, काहे अपन जिंदगी दाव पे लगा रहे हो, छोड़ रहा है तो जाने दो उसे। तो वो संग आगे से जमाई लेते हुए कहता है फक ऑफ, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम बाढ़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग उसे कहता है कि तुम मुझे फर्स्ट प्लेस दे रहे हो। वो संग आगे से कहता है फक ऑफ, मैंने कहा ना मुझे सोना दो बस, मैं थक चुका हूँ, नींद जरूरी है मेरे लिए, रिसोर्स गए तेल लेने। इस पे जियांग को चिड़न होती है। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है ठीक है सारी रिसोर्स ले लूंगा, पी जाऊंगा मैं उन्हें घोल के। इसके बाद हम लोग गुआंग और वहां पे साथ ही में स्पेस टाइप वाले ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि दोबारा बचाने के लिए गया था लेकिन वापस आ गया सिर्फ पॉइजन लेके। अब ये दिन नशे में घूमेगा। वहाँ पे बुढ़ो यहाँ पे वूसैंग की तारीफ
कर रहे थे कि वो वुडी का डिसेंडेंट है, इसीलिए साला इतना पावरफुल है। लेकिन साला इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद दादागिरी दिखाता है, छोटे छोटे लेवल वाले बंदों को पेटला है ये। इसके बाद वो लोग जियांग के लिए यहाँ पे 10वां बीस्ट रिलीज करते हैं, तो जियांग पलक झपकते ही उसे मार गिराता भी है। इसके बाद हम लोग होंग्याओ को देखते हैं जो कि वुडो की फर्स्ट डिसाइपल है, जीगांग दूसरा है। सॉरी, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए। खैर वो नंबर 0 रियोन के अंदर आई थी और ये जगह एक तरीके से नाइटमेयर ही है। यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका लेवल यहाँ पे 60 से नीचे ना हो। सिस्टर होंग्याओ का लेवल है वो 7th ट्रांसफर है, यानी कि 70 के आसपास होगा इनका लेवल। और वो जियांग के लिए यहाँ पे सारी चीजें। इसके बाद वो अपने सामने आने वाली हर किसी ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ने लगती हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते मारते वो आगे बढ़ती हैं। तो फिर उनकी मुलाकात एक स्टोन टैबलेट से होती है जिसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था। और ये पत्थर यहाँ पे कई सौ सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऑरा अभी तक निकल रहा है। दरअसल ये एक कोई नॉर्मल सा स्टोन नहीं, डेटाबेस स्टोन था। बेसिकली SSD या फिर स्टोरेज समझ लो यार। होंग्याओ आगे से डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इसको एक्टिवेट करती है, तो फिर उसे यहाँ पे एशियंट रेड इंसेक्ट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी मिल जाती है। और उन्हीं में से उसे यहाँ पे 9 मियासा विंग्स इंसेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन क्रीचर्स के बारे में बताया जाता है तो ये 9 हेल्स के एकदम एक्सट्रीम लैंड के अंदर पैदा होते हैं और उन्होंने यहाँ पे इंसानियत के लिए चौथी बार कयामत लाई थी, जो कि 1400 में हुआ होगा। और ये कयामत इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इंसानियत बस मिट ही गई थी, बस बच गई कैसे तैसे। चूहे जो हैं, हम सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इनके बारे में और भी बताया जाता है कि इनकी बॉडी यहाँ पे पर्पल और ब्लैक होती है। इनके पास 9 पंख होते हैं पीठ पे और इनके पास फ्लाइंग टेरिटरी पॉइजन भी होता है। इसको वो ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे पर्पल मियास्मा भी बदल सकते हैं। और ये पॉइजन किसी भी चीज को तोड़ सकता है, किसी भी चीज को, चाहे वो मेंटल स्पिरिट हो या फिर स्पेस स्पिरिट ही क्यों ना हो या फिर स्पेस डायमेंशन ही क्यों ना हो। जिससे होंग्याओ को समझ में आ जाता है कि जियांग यहाँ पे फॉरबिडन एग्जिस्टेंस लेके घूम रहा है। इसे के लिए 9 मियास्मा विंग्स इंसेक्ट को और उनकी मदर क्वीन को। इसके बाद हम लोग जियांग पे आ जाते हैं और उसने यहाँ पे 10वें मॉन्स्टर को भी मार गिराया था और ऊपर से लोगों के पास झंडे भी इकट्ठा हो गए थे, जिसकी मदद से ये लोग फर्स्ट पोजीशन काफी इजीली पा सकते थे। हम लोग बाइफेंग को देखते हैं और इससे यही लग रहा था कि वूसंग यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा, लेकिन जब आगे से नोटिफिकेशन बताया जाता है कि एग्जामिनेशन पूरा हो चुका है, 3 मिनट के अंदर इस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तो फिर जियांग इस मौके का फायदा उठाता है और वो अपने बच्चों को रिलीज कर देता है, ये कहते हुए अंदर की तरफ जितने भी मॉन्स्टर पड़े हुए हैं उन सभी को खा लो, ये तुम्हारे लिए ही फायदे का रहेगा। जिसके बाद हम लोग बीहान को देखते हैं और इसका हाथ सच में कट गया था। अब ये मन के अंदर सोचता है कि मैं अपने दादाजी को अपनी शकल कैसे दिखाऊंगा। जिसके बाद हम लोग ब्लो को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहते हैं कि जो भी प्रमोट हुए हैं वो सभी मेरे साथ फॉरबिडन जोन ट्रायल के अंदर चलेंगे। वो सभी लोग फॉरबिडन जोन ट्रायल का नाम सुन के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हुजिया के अंदर यहाँ पे टोटल 8 फॉरबिडन जोन्स हैं, जिनमें से हर एक फ्लोर पे एकदम ट्रेजर तो एकदम भरमार से भरे पड़े हैं, एकदम रिसोर्स की कमी नहीं है यार वहाँ। लेकिन समस्या खतरा है, पलक झपकते ही मौत से टक्का से सामना हो सकता है, इसलिए ये सभी लोग घबराए हुए थे। हालांकि इन्हें यकीन था कि जब तक बुढ़ो इन लोगों के साथ है तब तक इन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन समस्या ये थी कि बुढ़ो हम लोगों को कंधे पे थोड़ी ना बिठा के लेके जाएगा। तो बुढ़ो आगे से अपनी सॉर्ड बाहर निकालता है और होंग्याओ ने इसे बता दिया था कि जियांग यहाँ पे सच में फॉरबिडन 9 विंग्ड मियास्मा को लेके घूम रहा है, जो सरदर्दी की बात हुई। जिसके बाद वो आगे से अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल करता है और जमीन को खटाखट गाजर मूली के तरीके काट देता है। इसके बाद वो अपनी सॉर्ड को ऊपर फेंकता है और उसे बड़ा कर देता है, जैसे कि कल्टीवेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल उड़ने के लिए। बुढ़ो बिल्कुल वही करता है और वो इस पूरी जगह को जितना उसने काटा था उसे उखाता है और सॉर्ड के ऊपर लाद के उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है फॉरबिडन जोन के लिए। ये सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि बुढ़ो ने इन्हें एकदम ड्राइव ही दे दी। ये कहते हुए कि चलो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जियांग इन दोनों से पूछता है कि तुम लोगों को मैंग मार्स फॉरबिडन जोन के बारे में क्या क्या पता है, सब उगल दो। ये दोनों आगे से हाथ खड़े कर देती है, कहते हुए भाईजान हम नहीं जानते। लेकिन मोहन क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था यूएनमेंग मार्स फॉरबिडन जोन भले यहाँ पे डेंजर लेवल में सबसे कम आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पेचीदा होता है, क्योंकि यहाँ पे छुपे हुए खतरे नहीं होते हैं, लेकिन परेशानी और दिमाग को घुमा देने वाले कई सारे स्पेस पॉकेट्स और टाइम डायमेंशन होते हैं। इस रीजन के अंदर यहाँ पे अनगिनत डायमेंशन फ्रेगमेंट्स जो कि बबल की तरह है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये प्रोसेस को काफी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। कहीं पे समय कम होता है, कहीं पे समय तेज होता है, इसलिए ये पूरा स्पेस यहाँ पे एकदम अर्थ से भी बड़ा माना जाता है। अगर एक बार भटक गए तो हमेशा के लिए खो गए। जियांग आगे से पूछता है कि यहाँ की समय धारा कैसे चलती है बाहर के मुकाबले में। मोहन की आगे से बताती है कि यहाँ की समय धारा बाहर की दुनिया से एकदम अलग होगी। एक बार एक बंदा गांजा फूक के इस फ्रेगमेंट के अंदर घुस गया था, एकदम डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में कि वो साला बाहर निकलेगा, एकदम फुल प्रूफ गंजेड़ी बन के ही निकलेगा। तो फिर वो जब वो बाहर निकला तो फिर वो यहाँ पे 7th ट्रांसफॉर्म सील्ड किल बन चुका था, लेवल कम से कम 70 के आसपास होगा। उसके हिसाब से उसने फॉरबिडन जरिया के अंदर कम से कम 200 साल बिताए थे, लेकिन जब वो बाहर निकला तो हम लोगों के लिए सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे। यहाँ तक कि मोहन क्योंकि ग्रैंडफादर भी अंदर एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, वो रास्ता भटक के 3 दिन के लिए गायब हो गए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो फिर उनके लिए 3 साल बीत गए थे। इसे जियांग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे घुसने का यही मतलब है कि तुम भंगवार मरो से। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क कभी भी आ सकते हैं, रैंडम है ये चीजें। लेकिन लोग आगे से कहते हैं कि चिंता न करो, जब तक बुढ़ो हमारे साथ तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। उसे रास्ता अच्छे
अच्छे से पता होगा। फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जगह खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर तुम भगवान भरोसे हो तो तुम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। और जियांग को ये भी लगता है कि बुढ़ो यहाँ पे ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है ताकि वो यहाँ पे पावरफुल बन सके। इसके बाद हम लोग बुढ़ो को देखते हैं और उन्हें यहाँ पे डर लग रहा था, अगर होंग युए ने यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा के बारे में पता लगा लिया है तो फिर बिहान का ग्रैंडफादर भी इसके बारे में बहुत जल्द ही पता लगा लेगा और वो लोग पक्का वार के इरादे से ही आएंगे। इसलिए जब तक वो लोग यहाँ पे इस डायमेंशन और फॉरबिडन जोन के अंदर है तो फिर उन लोगों के पास इतना टाइम है कि वो लोग यहाँ पे कुछ दोस्त बना सकते हैं उस वॉर से निपटने के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो कि अपने जीनेसस और सन्स के लिए यहाँ पे आए थे, और इन्हें जैसा ही पता चलता है कि बुढ़ो ने पूरा कॉन्टिनेंट उठा के लेके चले गए हैं तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कहीं बुढ़ो उन बच्चों के साथ रेबिलियन या फिर गद्दारी तो नहीं करना चाहता। इसके बाद लोग डुवान के बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ पे है, तो फिर हम लोग डुवान को देखते हैं जो कि इन सभी फैमिली मेंबर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पे बुढ़ो ने मैसेज करके बता दिया था कि वो किसी काम से इन सभी बच्चों को फॉरबिडन जोन लेके जा रहा है और वो रैंकिंग सिलेक्शन डे वाले दिन वापस आ जाएंगे। तब तक फैमिली मेंबर्स और बाकी सभी चीजों की जिम्मेदारी यहाँ पे डुवान के कंधों पे है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई कैजुअलिटी होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे। डुवान आगे से कहता है ये बुढ़ा पक्का गांजा पी के मुझे सब दे रहा है, साला मेरा सर दर्द हो रहा है इसकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते। इसके बाद डुवान यहाँ पे जैसे ही आता है तो वो सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे डुवान से कहने लगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तुम जानते हो ना क्या होगा। डुवान आगे से कहता है बोलती बंद रखो, जिन पैरों से आओ उन्हीं पैरों से वापस लौट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूं। सिलेक्शन वाले दिन वो सभी वापस आ जाएंगे, तब तक कोई भी चिल्ला पिल्ली नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और फिर डुवान अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही ये सब कुछ यहाँ पे उस दमदार लड़के बारे में हो जिसको तुमने ढूंढा है, लेकिन फिर भी क्या इतनी जल्दबाजी ठीक थी, फॉरबिडन जोन ही लेके चले जाओ वो भी सब बच्चों को। इसके बाद यहाँ पे डुवान को 9 विंग्ड मियास्मा के बारे में याद आता है कि बुढ़ो ने कुछ ऐसा कहा था, तो फिर उसे भी यहाँ पे अब शक होने लगता है। अभी बुढ़ो ने एक मैसेज यहाँ पे जियांग के लिए भिजवा दिया था और वहाँ पे जियांग को बता देते हैं कि जियांग के पास अपने कुछ टैबू है और एकदम सीरियस मैटर है, इसे मैं उसे लेके फॉरबिडन जोन जा रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद वापस आऊंगा। जब तक हम लोग बाहर आते हैं तब तक तुम यहाँ पे कुछ दोस्त ढूंढने की कोशिश करो और कुछ सील्ड किंग्स को भी, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारा सामना एक बहुत बड़े बैटल से भी हो सकता है। वहाँ पे जियांग का आगे से सर दर्द होने लगता है क्योंकि जियांग ने यहाँ पे कई सारे कांड किए थे। उसने जो आग वाली तीर वाले बंदे को मारा था वो हुआंग फैमिली का एक प्रोडिगी था, और साथ ही में उसने जो बिहान के साथ किया है वो तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की चीज है, खुद को बेचारा संतुष्ट भी नहीं कर पाएगा वो बिना लड़की के। और ऊपर से जियांग के पास यहाँ पे कुछ टाबू भी है जिसका सामना हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये टफ चैनल जो होने वाला था जियांग के लिए। खैर अब जियांग के पास यहाँ पास एक ही चारा था, वो था एलाइड ढूंढना और कुछ भी नहीं। इन लोगों के पास यहाँ पे टोटल 4 सील्ड किंग्स हैं जो कि एकदम पावर हाउस लेवल के हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इतने बड़े बैटल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इन्हें और भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जियांग यहाँ पे मू फैमिली और मर्चेंट फैमिली यानी कि लू फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे वेट के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस पे टैंक जिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज तक उसने जियांग को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं देखा था। इसके बाद हम लोग बुढ़ो को देखते हैं जो कि होंग युए से पूछता है कि जब हम लोग वापस लौटेंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हालांकि होंग युए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे से कहती है कि हमारे छोटे जूनियर ब्रदर के पास में यार 9 विंग्ड मियास्मा है जो कि कूल बात है, काश मेरे पास भी होता, मैं एक को पालना चाहती हूँ। बड़ा उससे कहते हैं थोड़ा गम खाओ, सीरियस हो जाओ यार, हमारी फटी पड़ी है 2 दिन से यहाँ भागने नहीं गए और तुम बता रहे हो कि तुम्हें भी एक पालना है, पहले ही हम लोग पालतू पाल के रखे हैं और ना तो मुसीबत बढ़ाओ। इस पे होंग युए आगे से बताते हैं कि डाजिया के पास 0 टॉलरेंस है, यानी कि सहनशीलता है किसी टाबू चीज के लिए, और 9 मियास्मा विंग्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो लोग इस चीज को चाह के भी ठीक नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट जेनगाओ को मारना ही पड़ेगा अगर वो मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो। इस पे बड़ा उससे कहते हैं थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लो यार, साला मैंने अपनी पूरी रेपुटेशन और पूरी जिंदगी यहाँ पे लगा दी सिर्फ पागलों की फौज पालने में। दरअसल बड़ों ने यहाँ पे 3 डिसेपल बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे होंग युए है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, वो एकदम राउडी है, जो मन में आता है वो करती है, दुनिया का ही तेल लेने। इसके बाद जियांग आता है जो कि 1 नंबर का पगलेट और एकदम जिद्दी है, जो मन में आता है ये भी वही करता है और हमेशा सर दर्द देते रहता है बूढ़ों को। जिसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जियांग, ये भी 1 नंबर का जिंदी और एकदम बेवकूफ है, 0 टॉलरेंस से किसी चीज को लेके और कहीं भी माथा फोड़ देता है और कहीं की मुसीबत कहीं भी पेल देता है। फिर होंग युए बूढ़ों से पूछती है कि आप जियांग को बचाने के लिए इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हैं, इतना तो किसी के लिए नहीं करते आप। बूढ़ों आगे से बताते हैं मुझे ये बताओ जब मैंने तुम्हें अपने डिसेपल बनाया था तो तुमने क्या पहना था, सिर्फ एक रेड आर्मर, मुझे लगा कि ये मजेदार चीज है और मैंने तुम्हें अपने डिसेपल बना लिया। जियांग के साथ भी यही मामला था, उसने तो बूढ़ों को ठरकी ही समझ लिया था, वो हर एक क्लब के सामने बाहर खड़ा रहता था कि ये बुड्ढा जहां दिखेगा वहीं पकड़ लूंगा। और जब सौ फैमिली यहाँ पे जानबूझ के और एकदम फोर्सफुली टैंक जिन की शादी करने वाली थी तो फिर जियांग सीधा उसे रोकने के लिए चला गया था, और तब यहाँ पे बूढ़ों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी सिर्फ उन दोनों की लाइफ बचाने के लिए। कहता कि वो उस टाइम पे इतने ज्यादा सीरियस थे कि वो किसी को भी 2 हिस्सों में काट सकते थे बिना किसी दिक्कत के, और यही फीलिंग जियांग के लिए भी है, ये बदलती नहीं है। अगर वो होंग युए से मिले या फिर जियांग से, जब भी वो जियांग से मिलते हैं तो फिर उन्हें एकदम सेम ही फीलिंग महसूस होती है। अगर जियांग उनका डिसेपल है तो फिर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जिसपे होंग युए बूढ़ों से कहती है हमें पता है कि आप बाहर से पत्थर दिल हो लेकिन अंदर से एकदम मुलायम हो, एकदम खीर की
की तरीके। आप अपने डिसेबल को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बड़ो आगे से कहते हैं मक्खन न लगाओ, काम की बात बताओ कि हम लोग उसे कैसे बचा सकते हैं। इस पे होंगे वे आगे से बताती है अगर उन लोगों को यहाँ पे जियांग को बचाना है तो फिर सिर्फ इसका एक ही रास्ता है और वो है ग्रेट जिया हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर को अपनी साइड करना, दी सुप्रीम इनविंसिबल वुसेंग के ग्रैंडफादर दी मार्शल गॉड जियांग जुआनजी। इसके बाद हम लोग एक बैटलफील्ड को देखते हैं और पता नहीं ये किस जाति के साथ भिड़ रहे थे, लेकिन बड़ो काफी ज्यादा पावरफुल थे और एक पंच मार के ही वहां पे सभी लोगों को मार देते हैं। और यही वो इनविंसिबल जुआनजी हैं जो आगे से चीखते हुए कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पे ग्रैंड जिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसकी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। अभी पहले मैंने यहाँ पे वुडी का डिसेंडेंट बताया था, लेकिन बड़वे ट्रांसलेटर ने इसे चेंज कर दिया है। मेरी गलती नहीं है। वुसेंग का जो डिसेंडेंट था वो वुडी है ना, तो इसका नाम जज कर यहाँ पे जुआनजी कर दिया है। दोबारा कहूंगा बड़वे ट्रांसलेटर की गलती है, मेरी नहीं। वह भी जुआनजी को महसूस होता है कि बड़ो उसके साथ मेंटल कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता था कि वुसेंग यहाँ पे उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। इसलिए वो बड़ो से पूछते हैं यहाँ पे काहे लिए आए हो, कहीं वुसेंग के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इस पे बड़ो से बताते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ और वुसेंग को कुछ भी नहीं हुआ है। इस पे बड़ो यहाँ पे जुआनजी को बताते हैं कि उन्होंने जियांग को अपना नया डिसेबल बना लिया है। उसके पास भले यहाँ पे डिवाइन क्रिएशन टाइप का टैलेंट है, लेकिन उसके पास यहाँ पे कुछ टाबू भी है, 9 मियास्मा विंग्स। इसीलिए वो किसी भी कीमत पे उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि जुआनजी आगे से कहता है अगर वो चीज टाबू है तो फिर हमें उसे तुरंत ही मार देना चाहिए, उसे बचाने के बारे में सोच क्यों रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ क्या। इस पे बड़ो उसे कहते हैं कि तुम सच में इरादा बना चुके हो क्या। तो जुआनजी आगे से कहता है कि शर्तें बताओ। इस पे बड़ो यहाँ पे फॉरबिडन जोन के अंदर कोई हॉल के बारे में बताते हैं। ये कहते हुए कि मैं वुसेंग को वहां पे लेके जा रहा हूँ और उसे कुछ कमाल का दूंगा। इसलिए जुआनजी को यहाँ पे लालच आ जाता है क्योंकि अपने बच्चों की तरक्की कौन ही नहीं देखना चाहेगा। और वैसे उस फॉरबिडन जोन के अंदर कई सारे ट्रेजर्स भरे पड़े हैं, अगर वुसेंग को कुछ मिल जाता है तो फिर उसी की तरक्की होगी। जुआनजी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है कि जियांग को यहाँ पे कंपटीशन के दौरान में फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन वो यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पे जुआनजी उसे बैटलफील्ड में फेंक देगा, जहाँ पे अगर जियांग जिंदा रहता है तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मारा जाएगा। मुड़ो को ये चीज मंजूर नहीं थी, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। अगर उन्हें जियांग की जान बचानी तो फिर उन्हें इस कंडीशन के लिए हाँ कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि जियांग को बैटलफील्ड में भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे जनरल साओ के हाथों मरने से। वहीं बियान का ग्रैंडफादर वह जुआनजी अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके की एशियंट एक्सटॉकिक स्पीसीज इस एरा के अंदर कभी भी एक कैलेमिटी नहीं ला पाएगी। और ऊपर से ग्रेट जिया के अंदर अभी तक यहाँ पे 3 ही डिवाइन लेवल के टैलेंट्स है और जियांग चौथा है, लेकिन उसका क्रिएशन टाइप ही है जो यूजलेस एक तरीके से। अगर वो अपने यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स इंसेक्ट का इस्तेमाल ना करे तो फिर वो कभी भी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं कर सकता और वो पोजीशन वुसेंग को मिल जाएगी। और अगर किस्मत से वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल कर भी लेता है तो जुआनजी यहाँ पे किसी भी इविल स्पिरिट को इस दुनिया के अंदर मिटा देंगे, अगर वो कुछ उल्टा सीधा काम करती है तो। इसके बाद हम लोग इन लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे फॉरबिडन जोन के अंदर आ गए थे, जहाँ पे बुढ़ो का ऑरा ही इन लोगों को आगे बढ़ाते लेते जा रहा था। और इस पूरी रियलम के अंदर टोटल 9 लेयर्स हैं, सॉरी 10 लेयर्स हैं, जिनमें से 9 और 10 सबसे ज्यादा सेफ्टी हैं। और जैसे जैसे लेयर्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वो गहराई में जाएंगे उतने ज्यादा चांस बढ़ते जाएंगे कि वो लोग यहीं पे ही खो सकते हैं। इसलिए लोग पलटी मार के यहीं पे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि ये खुली आंखों से भी भटक सकते हैं, तो ये अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करेंगे रास्ते को देखने के लिए। जब जियांग यहाँ पे ध्यान लगाता है तो फिर उसके दिमाग के अंदर ट्री ऑफ ऑल थिंग्स आ रहा था, बेसिकली क्रिएशन ट्री, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, और वो किसी तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जियांग की नजर उस पेड़ के ऊपर एक फल के ऊपर पड़ती है और जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके ऊपर फल कब से उगाया। लेकिन जब वो उस फल को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पे फंक्शनल रेड फ्रूट मिला है, जो कि और कुछ नहीं बस एक कॉपी एबिलिटी कार्ड है। इसकी मदद से वो किसी इंसान की एक एबिलिटी कॉपी कर सकता है। हालांकि उसे 3 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं ये कार्ड यहीं पे ही गायब हो जाएगा। 3 घंटे के बाद इसका कोई फायदा नहीं है। वहीं जियांग को काफी अच्छे से पता था कि उसे यहाँ पे कोई ऐसा बंदा चूज करना पड़ेगा जिसके पास टॉप टायर एबिलिटी हो, नहीं तो उसकी ये एबिलिटी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। और जियांग इसी बारे में सोच रहा था कि वो उसे किसकी एबिलिटी कॉपी करनी चाहिए। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि बुढ़ो यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि सभी लोगों को बताते हैं कि वो लोग फॉरबिडन लेयर की 6th लेयर पे आ चुके हैं, जिसको टाइजो रियलम कहा जाता है। और उन लोगों के सामने ही टाइजो रियलम का पैलेस है। तभी जियांग की नजर यहाँ पे बुढ़ो के ऊपर पड़ती है और उसे याद आता है कि बुढ़ो उसे एक मूव सिखाने वाले थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए जियांग अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे बुढ़ो की एबिलिटी कॉपी कर लेगा तो ये उसके लिए एक अर्लियर लेसन की तरह हो जाएगा। टाइजो पैलेस तक पहुंचने के लिए इन लोगों को यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। अब सीढ़ियों के ऊपर प्रेशर रहता है और जो भी लोग इसे पार कर जाते हैं तो कई सारे लोग यहाँ पे पावरफुल रिवॉर्ड्स और सील्ड किंग भी बन जाते हैं। सील्ड किंग के पास एक टाइटल है जो कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज को दिया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि जियोंग और योंग युए, ये दोनों ही यहाँ पे सील्ड किंग है, बस लेवल मुझे नहीं पता। वहीं पे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि इस पैलेस के अंदर आज तक कोई भी नहीं गया है, किसी के अंदर इतना गुदा ही नहीं था कि वो ये सभी सीढ़ियां चढ़ के यहाँ पे हॉल के अंदर जा सके। बड़ो उन लोगों से कहता है कि यही उन लोगों का रिवॉर्ड है और यहीं से ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा अभी के लिए। और बड़ो उन लोगों से कहता है कि खड़े क्या हो भाई, जाओ चढ़ाई शुरू करो। इस पे सभी लोग भागते हुए
करने लगते हैं और उन्हीं में से लू भी थी, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है ये कहते हुए कि तुम रुको। इसके बाद वो पीछे का चेहरा दिखाते हुए कहता है कि ये लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब हम भी नहीं जाएंगे। इस पे लोग यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करने लगते हैं और ये यहाँ पे अपनी लिमिट सेट कर रहे थे कि ये कितना आगे बढ़ेंगे। बेसिकली खुद की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना चढ़ पाते हो। ज्यादा जोर दोगे तो फिर तस्रीर भी फट सकती है। वह बूढ़े लोगों के पास आता है और वो इनसे कहता है बुरा नहीं है, आराम से बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चढ़ाई कर देना। फिर जियांग आगे से अपने कॉपी एबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल करता है और वो मन के अंदर बस यही दुआ करता है कि बूढ़ों ने इसे झूठ ना बोला हो, उसके पास कम से कम यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक हो। जब जियांग यहाँ पे आगे से कार्ड इस्तेमाल करता है तो एबिलिटी सच में यहाँ पे कॉपी होने लगती है, यानी कि बूढ़ों ने झूठ नहीं बोला। अब यहाँ पे एक चीज भी है कि जो एबिलिटी कॉपी होगी वो अपग्रेडेड रहेगी या फिर डाउनग्रेडेड, ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे कॉपिंग प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम लोग देखते हैं कि जियांग यहाँ पे अलग ही समय में चला जाता है। बेसिकली वो सपनों की दुनिया के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करेगा। इसको तुम एक तरीके से VR वर्ल्ड ही समझ लो, वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि जियांग यहाँ पे जब बूढ़ों को देख रहा था तो फिर वो बूढ़ों में खुद ही बदल जाता है। इसके बाद जियांग की ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होती है। 10 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, 40 साल बीत जाते हैं और इसी तरीके से और भी कई सारे साल बीत जाते हैं और जियांग आखिरकार जाके यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक को सीख लेता है। और जब वो एक बार में स्लैश मारता है तो वो जमीन के साथ साथ यहाँ पे आसमान को भी चीर देता है। और जियांग हम लोगों को बताता है कि एक आदमी खुद को यहाँ पे अर्थ के हिसाब से मनाता है, इसके बाद अर्थ उसको हेवन के हिसाब से बनाती है। इसके बाद हेवन यहाँ पे खुद ब खुद दाव में बदल जाता है। और ये जो बुड्ढा है ये और कोई नहीं जियांग ही है, बस VR वर्ल्ड है जहाँ पे वो कॉपी एबिलिटी करने के लिए आया और ये एबिलिटी यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन थी, डाउनग्रेडेड नहीं थी। बेसिकली वो यहाँ पे हेवनली स्प्लिटिंग ब्लेड को अब यहाँ पे 4 फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकता था, जबकि बूढ़ो सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर कर पाते हैं। वहीं पे होंगे वे बूढ़ो से कहती है कि हमारे छोटे भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं वो सो तो नहीं गया, सब लोग जा चुके हैं, बस यहीं पे बैठा हुआ है। बूढ़ो को भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं होंगे की जो शॉट थी वो आगे से हिलने लगती है जियांग के प्रति। सिर्फ होंगे की शॉट ही नहीं, आज तक की बूढ़ो की भी शॉट भी आगे से हिलने लगती है जियांग के लिए। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये शॉट यहाँ पे ज़ीगोंग की वजह से हिल रही है। दरअसल ज़ीगोंग पहले एक बहुत अजीब तरीके का जीनियस हुआ करता था। उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक को बांट के और भी कई सारी फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब उसने यहाँ पे ये कल्टीवेट करने की कोशिश की तो वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया और हमेशा के लिए एक लेवल पे ही अटक गया। इसलिए इन लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे ज़ीगोंग ने सक्सेसफुली यहाँ पे इस टेक्निक को सीख लिया है कि वो इन टेक्निक को यहाँ पे अलग अलग मूव्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। लेकिन बड़ो अब यहाँ पे 50-50 थे। उन्हें भी लग रहा था कि ये ज़ीगोंग की वजह से भी हो सकता है और ये जियांग की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये टाइजो हॉल का एक इल्यूजन भी हो सकता है। खैर इसके बाद जियांग खड़ा हो जाता है और वो चढ़ाई के लिए आगे बढ़ने लगता है। होंगे वे हम लोगों को बताती है कि चढ़ाई के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका पहला कदम यहाँ पे काफी ज्यादा टफ होता है क्योंकि पहले कदम में यहाँ पे इल्यूजन दिखाया जाता है जो कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। हर एक सीढ़ी के लिए यहाँ पे अलग अलग नियम है, किसी पे इल्यूजन दिखाया जाए पाए तो किसी पे प्रेशर दिया जाएगा और कोई हवा का झोंका देगा, बस ऐसे ही। कुछ लोग यहाँ पे जियांग के बारे में बात कर रहे थे कि ये भी चल रहा है, शायद से ये वो साइन को बराबर की टक्कर देगा। और फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि पहला टेस्ट यहाँ पे इल्यूजन टेस्ट होगा, इसलिए उसकी मेंटल स्पिरिट यहाँ पे मायने रखेगी, लेकिन उसकी मेंटल स्पिरिट इतनी ज्यादा नहीं है। और जियांग जैसे यहाँ पे पहला कदम रखता है तो फिर उसे यहाँ पे ज़ेनगाओ का विजन आता है जहाँ पे वो जियांग से बदला लेने के लिए आता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 100 फैमिली के ग्रैंडसन को छूने की। इसके बाद वो एक ही स्लैश मारता है और यहाँ पे जियांग के पॉइजन को 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिससे जियांग उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। पे फेंग बाई, ज़ीगोंग और टैंगजिन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन ज़ेनगाओ उनके ऊपर एक स्लैश मारता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काट के जियांग की आंखों के सामने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। इस पे इसकी चीख निकल जाती है। इल्यूजन के बाहर का सीन हम लोग देखते हैं तो ये एक ही जगह पे तन गया था और कांपते हुए रो रहा था। तो फिर ये दोनों जियांग की परिस्थिति देख रहे थे और वहीं पे बड़ो आगे से बताता है कि जियांग के लिए यहाँ पे ये टेस्ट काफी ज्यादा टफ होने वाला है। वो बाकी जीनियसेस की तरह नहीं है जिनके पास यहाँ पे सपोर्ट रहता है, रिसोर्सेस उन्हें मिल जाते हैं फैमिली की तरफ से, इसलिए वो इस फर्स्ट राउंड में काफी ज्यादा बेहतर करते हैं और उनकी मेंटल स्टेट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी रहती है। फिर जियांग बचपन से ही अकेले था और अकेले ही पला बड़ा है, इसलिए उसके लिए ये ट्रायल काफी ज्यादा टफ होगा। फिर होंगे को चिंता हो रही थी क्योंकि अगर जियांग यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं करता है तो की शर्त की वजह से उसे यहाँ पे बैटलफील्ड में भेज दिया जाएगा जहाँ पे वो मरेगा ये जीगा, ये उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, चांसेस मरने के ज्यादा है बाय द वे। जिसके बाद हम लोग दोबारा इल्यूजन के अंदर आ जाते हैं तो इसने अपने घुटने टेक दिए थे। ये ज़ेनगाओ से कहता है मार दो मुझे, मैं जहाँ भी जाता हूँ मौत लेके जाता हूँ, मेरी वजह से सभी लोग यहाँ पे मारे गए, ये तो कुछ ज्यादा ही मेंटली वीक है। अब ऐसे कौन हार मानता है वे, बट प्लॉट है भाई, प्लॉट है। इसीलिए अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑल थिंग्स ऑफ ट्री आता है जो कि इस इल्यूजन को खत्म कर देता है। इससे जियांग इल्यूजन से बाहर आ जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस इल्यूजन में कैसे फंस सकता हूँ, इतना ज्यादा कैसे घबरा सकता हूँ, क्योंकि तू मेंटली वीक है बे, इसलिए अब नौटंकी बंद कर चढ़ाई शुरू कर। और मैंने ये जो कठोर शब्दों में बोला, जियांग ये वाली चीजें अपने लिए मोटिवेशनल टाइप में बोलता है और चढ़ाई शुरू कर देता है। और ये जैसे जैसे चढ़ाई करे जा रहा था तो फिर से हर एक सीढ़ी पे रिवॉर्ड मिलते जा रहे थे।
रिवॉर्ड एकदम रैंडम थे, फ्रेगमेंट मिल रहा था, आइटम मिल रहे थे, इक्विपमेंट मिल रहे थे, ऐसी ही कई सारी चीजें। हालांकि जियान इनका इस्तेमाल यहाँ पे पैसे बेच के एसेंस खरीदने के लिए करेगा ताकि वो कीड़ों को पाल सके। वहाँ पे जब भी यहाँ पे इल्यूजन वाला कोई भी अटैक होता है या फिर कोई भी ट्रिगर होता है तो यहाँ पे ट्री ऑफ ऑल थिंग्स उसे ब्लॉक कर देता है। ये तो प्लॉट आर्मर हुआ ना। वहाँ पे जियांग के पीछे जितने भी लोग थे उन्हें जियांग से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो पहले इस सीढ़ी पे रो दिया था तो बाकी सीढ़ी पे तो वो हक भी देगा। जियांग को ये बातें सुनाई दे जाती हैं और उसके लिए ये छुरे की तरह थी, इसलिए वो सोचता है कि जलवा दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे होंगी बूढ़ों से कहती है, इस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा छोटा भाई अपने लिए 10th स्पॉट को भी होल्ड कर पाएगा। जिस हिसाब से वो चल रहा है ऐसा लगता है कि वो सीधा 11वें या फिर 12वें नंबर पे ही मिलेगा। लेकिन तभी जियांग आगे से जलवा दिखाता है और ये सीढ़ियां एकदम मन मौजे तरीके से पास कर रहा था सीटी बजाते हुए। इस पे इन लोगों की चीखें निकल जाती हैं कि अभी ये तो हगे दे रहा था, अब अचानक से ये गाना बजाते हुए क्यों जा रहा है। और पे ब्लू और हान क्यू के बगल से भी निकलता है और वो इन्हें शुक्रिया कह के जाता है, जिसपे ये फिदा हो जाती हैं। कुछ तो काम करो भाई, कि सिर्फ लौंडे के पीछे ही भागती फिरोगी, कुछ तो काम धंधा करो। फिर होंगवे को यकीन ही नहीं होता, वो आगे से कहती है कि यहाँ का सिस्टम हैंग हो गया, मैं बता रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये साला सीटी बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे, वो भी बिना प्रेशर के। जिसपे बुढ़ो भी आगे से यही कहते हैं, मैंने भी ये चीज कभी भी नहीं देखी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि दो लोगों के बगल से निकलता है, तो वो दोनों आगे से कहते हैं कि ये पक्का हरामी डीमन मानुस ही है ना, या फिर मैं इल्यूजन में फंस चुका हूँ, ये हमसे आगे कैसे जा सकता है। वहाँ पे जियांग की नजर 3 की तिकड़ी पे पड़ जाती है जो कि यहाँ पे 299 सीढ़ी पे थे और इस पैलेस पे शायद से 1007 सीढ़ी के आसपास हैं, जहां तक मुझे याद है, पढ़ के आया हूँ भाई। बुढ़ो आगे से कहते हैं कि 300 सीढ़ी के बाद में इनकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी और वो अग्नि परीक्षा यहाँ पे टॉप 3 जीनियस भी पार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये कठिन होता है। इसमें होंगे आगे से कहती है कि पता नहीं ये लोग कितना आगे तक जा पाएंगे, मैं बस यही देखना चाहती हूँ। इसके बाद ये तीनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर इनकी नजर जियांग के ऊपर पड़ती है और वो संग आगे से कहता है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया। इसके बाद जब वो यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है तो फिर जियांग को महसूस होता है कि इसके पास भी यहाँ पे शायद डिवाइन लेवल का टैलेंट है जिसको इसने अभी तक छुपा के रखा था, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम लोग वो संग को देखते हैं जिसको जंजीरों ने लपेटा हुआ था, लेकिन वो उनको तोड़ते हुए 300वीं सीढ़ी के ऊपर कदम रख लेता है, जिससे वहां पे पर्पल कलर का ऑरा निकलता है, लेकिन वो संग उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। इस पे ये दोनों हैरान हो जाते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे वो संग ने 300वीं सीढ़ी को इतनी जल्दी ही रीच कर लिया बिना किसी दिक्कत के। वहाँ पे वो संग पीछे मुड़ के यहाँ पे खासकर जियांग से कहता है कि 300वीं सीढ़ी को यहाँ पे सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, इसलिए अगर तुम अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो तो फिर तुम्हें पीछे रह जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सोल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। और वो जियांग से कहता है कि उसने अभी तक यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी नहीं किया है, इसलिए वो चाहे तो वापस लौट सकता है और उसकी फाउंडेशन में भी कमी है, वो यहाँ पे दोबारा आ सकता है जब वो ब्रेक थ्रू कर ले। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जियांग बड़े आराम से 300वीं सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है एकदम नॉर्मल तरीके से, जिसपे सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और वहीं पे जियांग वो संग से कहता है, भाई मजाक न करो, नहीं ये ईंट उठा के मुंह पे मार दूंगा मैं, इतना ज्ञान पेल रहे थे साला, मैं झटके में आ गया, सांस तक नहीं ली मैंने। लेकिन वो संग का चेहरा बता रहा है कि वो कितना ज्यादा हैरान है और कितना ज्यादा गुस्से में है। वो संग ने अपनी तशरीफ की पूरी ताकत लगा दी सिर्फ सीढ़ी के ऊपर आने के लिए। वहीं पे जियांग बड़े आराम से चला आया। खैर इस सीढ़ी पे चढ़ने के बदले में जियांग को यहाँ पे ओरिजिन क्रिस्टल दिया जाता है। ये उसके कीड़ों के लिए कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ये ज़ीगैंग को दे सकता है, जिससे वो यहाँ पे अपनी अवेकनिंग को दोबारा रिस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ही लेवल पे अटका हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे जियांग ने उसे वादा दिया था कि वो उसके लिए यहाँ पे एपिक टायर का सेट लेके आएगा, लेकिन ये क्रिस्टल से ज्यादा कीमती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 9 को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी और वो जियांग से कहती है कि आगे बढ़ो, जल्दी चढ़ाई करो यार, मुझे भूख लगी, ये खाना खाना है। जियांग उसे पूछता है तुम्हें क्या खाना है भाई, तो 9 आगे से बताती है टाइजू हॉल का स्टील। जियांग उसे कहता है मैंने कहा था ना लोहा ना खाना, लेकिन इस बार 9 की तलब कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए वो खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जियांग को जानबूझ के एकदम घसीटते हुए ऊपर चढ़ाने लगती है। इसको देख के इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे से कहते हैं ये हम क्या देख रहे हैं, हमारी आंखें तो अंधी नहीं हो गई, ये साला इतनी तेज भागते हुए जा रहा है, इतनी तेज हम नहीं चढ़ पाते। लेकिन वो संग का ईगो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा था, उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जियांग इतनी तेजी आगे बढ़े, इसलिए वो यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी ट्रू सेल्फ को रिलीज करके तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और इसके हाथ आ जाते हैं। इसको देख के भाई फैंग आगे से कहता है कि साले ने यहाँ पे अपनी गॉडली बॉडी को भी अचीव कर लिया। इसके बाद इससे भी सहन नहीं होता है क्योंकि इसका भी ईगो कुछ ज्यादा ही हाई था। ये आगे से कहता है इनकी माँ का साला ये मुझे पीछे छोड़ के जा रहा है, मैं इन सभी को मार दूंगा। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे डीमन गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, स्टेन दी हेवंस, जिसके बाद वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे जिनको हम लोगों ने पहले देखा था, जिनकी मुलाकात जियांग से हुई थी, जो कि कह रहे थे कि हम इल्यूजन में तो नहीं है ना, ये भी यहाँ तक आ गए थे और ये दिन ही इन तीनों को देख के हैरान हो गए थे। ये आगे से कहते हैं ये कैसे जानवर पाल रखे हैं भाई हम लोगों ने, साला छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं। और वो दोनों यहाँ पे टांगिन से कहते हैं कि कह दो कि तुम इनकी तरह नहीं हो, हम तुम्हें बीवी की तरह देखते हैं, प्लीज कह दो, पता चले किसी दिन खाने में नमक कम रहे हो तुम मेरा सर फोड़ दो। इस पे टांगिन पीछे मुड़ के कहती भी है कि वो एक असैसिन है, वो उनके साथ कैसे खुद को कंपेयर कर सकती है। इस पे ये दोनों
को बहुत ज्यादा खुशी होती है। आगे से कहते हैं हमें पता था कि तुम अच्छी दिल की हो। लेकिन हम लोग टैंगिन को देखते हैं जो कि अपने आप को सांप में बदल लेती है और ये भी फुर्ती के साथ आगे बढ़ने लगते हैं एकदम तेजी से। इस पे ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, कहते हैं भाई तू धोखा न दे दियो नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। इस पे दूसरा वाला भाई आगे से कहता है नहीं दूंगा यार, इस काली दुनिया में सिर्फ हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। हम लोग होंगे हुए को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग के परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि जियांग ने यहाँ पे कई सारे जीनियस को मजबूत कर दिया है अपनी पावर दिखाने के लिए ताकि वो उसके साथ कम्पीट कर सके। इस पे बूढ़ों को काफी ज्यादा गर्व हो रहा था। पे होंगे वे आगे से कहती है कि पलक झपकते ही जियांग तो यहाँ पे एकदम हॉल पे ही पहुंच गया बिना किसी दिक्कत के। हम लोग जियांग को देखते हैं और वो जैसे यहाँ पे टॉप पे पहुंचा ही था कि उससे पहले ही वो यहाँ पे एक स्टील पिलर की तरफ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। होंगे वे जियांग की तरफ देखते हैं तो जियांग यहाँ पे अपने सही सारे बच्चों को रिलीज करता है और वो सभी एक झटके के अंदर यहाँ पे उस पिलर या फिर मूवमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये स्टील का ही बना है। वहाँ पे होंगे वे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग ने यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स को क्यों रिलीज किया और वो सभी यहाँ पे टाइजो स्टील के आसपास क्यों मंडरा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये टाइजो स्टील काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और कई सारे ड्रीमर यानी कि चढ़ने वाले यहाँ पे इसके पास लाइटमेंट के लिए आते हैं यानी कि ज्ञान और बुद्धि के लिए। लेकिन पलक झपकते ही वो स्टील यहाँ से गायब हो जाता है। बिहार तो बदनाम है, असली चोर तो ये लोग हैं। साला चुटकियों में पिलर ही गायब कर दिया, वो भी रातों रात नहीं दिन दहाड़े। ताकि बूढ़ो भी हैरान हो जाते हैं। वो मन के अंदर सोचता है इसने पूरा स्टील ही एब्जॉर्ब कर लिया, ये इसके साथ करेगा क्या। इसके बाद हम लोग वूसांग को देखते हैं और वो जैसे ही देखता है कि जियांग पहले ही हॉल के पास पहुंच चुका है तो वो आगे से गिव अप कर देता है, ये कहते हुए कि जब हम दोनों यहाँ पे ग्रैंड या प्रोडिजी रैंकिंग के अंदर भिड़ेंगे तो फिर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। यानी कि इसके बाद एक और कंपटीशन होगा, कितने होंगे भाई। खैर वाईफांग आगे से कहता है वूसांग ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है तो फिर हम भी लोग गिव अप करते हैं। जिसपे टैंगिन आगे से कहती है कि हमारी जान निकल चुकी है भाई, अगर हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो इससे हमारे एसेंस को और ज्यादा नुकसान होगा। तो ये दोनों खुश थी कि जियांग आगे से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने यहाँ पे मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें रैंकिंग बताई जाती है, लेकिन रैंकिंग हमें पता है तो जानने के बारे में जरूरत नहीं। हालांकि बड़ो आगे से कहते हैं कि बिना जियांग के वो लोग भी इतना ज्यादा दूर न जा पाते, जियांग की वजह से ही वो लोग मोटिवेट हुए और आगे बढ़ते रहे। इस पे होंग याओ आगे से कहती है कि ये वाली जनरेशन हमारी वाली जनरेशन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो जियांग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हर कोई बाहर जा चुका है लेकिन ये अभी तक वहाँ पे ही क्यों रुका हुआ है, एकदम खड़ा सा है। तो फिर हम लोग अंदर का सीन देखते हैं और हम लोग 9 को देखते हैं और ये पिलर के साथ चिपक ही गई थी, मतलब चिपक ही गई थी, सीटी बजाते हुए चिपकी हुई थी, छोड़ नहीं रही थी उसे। वहीं पे इसका लेवल धड़ाके से बढ़ रहा था, 22 से सीधा 25, 25 से सीधा 27। वहीं पे 9 तो पहले इसे खाना चाहती थी लेकिन अब वो इसको साथ ही ले आई है और इसको हमेशा घोंसले में ही रखेगी। वहीं पे ये पिलर यहाँ पे सच में काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पे 9 के साथ साथ जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रक्ट थे उनकी भी वैल्यू को बढ़ा रहा था, उनकी भी यहाँ पे लेवल बढ़ रही थी। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि ये स्टील पिलर यहाँ पे 9 मियास्मा विंग के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद हमें टाइजो स्टील के बारे में बताया जाता है जो कि ओरिजिनेटेड अबायस के अंदर ही बना था, जो कि अबायस के एकदम गहराई वाली जगह पे बना था, वहीं का ये आर्टिफैक्ट है और इसको यहाँ पे अबायस का कोर भी समझा जा सकता है जो कि एक एसेंस है। क्योंकि ये टाइजो स्टील पिलर यहाँ पे अबायस से आया है, वहीं पे 9 अबायस के रूलर है, इसलिए दोनों के बीच में काफी अच्छा कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बन चुका है। उसी टाइम पे जियांग के पास नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि उसे टाइजो रियलम का मास्टर मान लिया गया है, अब वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे आ जा सकता है। जियांग आगे से कहता है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, पर वो अभी यहाँ पे हॉल को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, साले पहले ही हो चुका है, हो गया जाएगा। इसीलिए वो बिना किसी देरी के हॉल से बाहर आ जाता है, लेकिन रास्ते के बीच में ही बुढ़ो उसे पकड़ लेते हैं। ये कहते हुए कहाँ चले भाई साहब, तुम हमारे साथ चलोगे हगने, चलो हमारे साथ। और वो उसको रास्ते के बीच में ही किडनैप कर लेते हैं। वहीं पे इन लोगों को खुशी हो रही थी, ये आगे से कहते हैं अच्छा किया साले को ले जाते हुए यहाँ से, साले की पीठ पे 2 गुद्दे मारना मेरी तरफ से, साला जब से आया तब से हम जीनियस को यहाँ पे छठी का दूध याद दिला दिया है। इसके बाद हम लोग बुढ़ो को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग से कहते हैं कि जिया के अंदर 3 इनविंसिबल फिगर्स हैं, जिनमें से पहले को हम लोग देख चुके हैं वूसांग का बुढ़ा दादाजी, जुआन जी, बाकी 2 के बारे में आगे बताऊंगा। और इन तीनों में से एक ड्रीमर है जो कि यहाँ पे उस स्टील का इस्तेमाल सिर्फ लाइटमेंट यानी कि बुद्धि पाने के लिए ही करती है, लेकिन जियांग ने यहाँ पे अपने 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा पिलर ही निकाल लिया। वो तुमने कैसे किया ये बताओ। फिर जियांग की बुद्धि उसे बताती है कि इन्हें 9 मियास्मा के बारे में पता चल चुका है, ये पक्का मुझे मारने के लिए ही आए होंगे। इस पे बड़ों से कहते हैं घूर क्या रहे हो यार, साला तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे 9 मियास्मा को पॉइजन के अंदर बदल के हर किसी को बेवकूफ बना दोगे क्या? हर कोई नशा नहीं करता है मेरी तरह, मैं अपनी नसीली आंखों से झूठ पकड़ लेता हूँ। और फिर होंगे जियांग का मजाक उड़ाई जा रही थी, ये कहते हुए कितना भोला है ये, सीधी सी शकल ना बनाओ, क्यूट लगते हो। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि ये उसे मारेंगे नहीं, बस उसकी गुद्दी लाल करेंगे। इसके बाद जियांग इन्हें बता देता है कि टाइजो स्टील और 9 मियास्मा का एक दूसरे के साथ काफी अच्छा खासा कनेक्शन है, वो दोनों ही अबाया से आए हैं और उनका सेमी ओरिजिन है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि वो स्टील यहाँ पे 9 मियास्मा का ही है जो उसे वो अपने साथ लेके चली गई। बड़ो आगे से कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो वो पूरे जिया के अंदर पूरी तरीके से टाबू है, एकदम बैन है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो जियांग हमेशा के लिए यहीं पे ही रुक जाए और हमेशा एक एग्जाइल यानी कि भगोड़े की तरह यहीं पे ही जिए और अपना जीवन यापन करे जैसे वो करना चाहे,
दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि जियांग यहाँ पे बड़ों के साथ वापस जाए और अपने सर्वाइवल के लिए कई सारे लोगों के साथ लड़ाई करे जो उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसका सामना जनरल और 3 इनविंसिबल लोगों से भी हो सकता है जिनके बारे में बड़ों ने अभी बताया। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि बुड्ढे ने उसकी मदद ही की है यहाँ पे ले आके, लेकिन क्यों, वो दोनों तो बस एक ही बार मिले हैं ना। वहीं पे होंगी वे जियांग से कहती है कि सोच क्या रहे हो भाई, सवाल पूछा गया है, जवाब दो जल्दी से। तो जियांग आगे से एकदम अच्छे बच्चे की तरह जवाब देता है कि उसके पास भले यहाँ पे टैबू है लेकिन उसने अभी तक यहाँ पे सिर्फ बुरे लोगों को मारा है, उसने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया है। जब उसने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर उसे भागने की जरूरत ही क्या है। जिस पे बूढ़ो आगे से खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें जियांग से यही उम्मीद थी कि वो सही फैसला ही चूज करेगा, भागने की सिवा पे सामना करेगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जी गैंग भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था तुम्हारे टाइम पे। इस पे जियांग बड़ों से पूछता है कि ये जी गैंग कहाँ से आ गए भाई। इस पे होंग यूवे आगे से बताती है कि अब से मैं तुम्हारी जूनियर सिस्टर, सॉरी सीनियर सिस्टर, और जी गैंग तुम्हारा जूनियर ब्रदर, बिग ब्रदर हुआ, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइपल हैं बूढ़ों के। इसके बाद हमें जी गैंग की एक और कहानी पता चलती है कि शादी तुड़वाने के बाद में उसे यहाँ पे कैंप से बाहर भिजवा दिया गया था। हालांकि बूढ़ो उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन जी गैंग ने आगे से मना कर दिया क्योंकि वो बूढ़ो को यहाँ पे खींचना नहीं चाहता था। इसलिए जी गैंग को यहाँ पे सिटी छोड़ के जाना पड़ा और उसे सिटी के अंदर दोबारा कभी घुसने भी नहीं दिया गया, सिर्फ सौ फैमिली की वजह से। बूढ़ो यहाँ पे जियांग से कहते हैं कि तुम्हें चिंता की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितने पावरफुल है और उनके पास कितने जनरल्स हैं। जब तक तुम्हारी कर्म इच्छा एकदम साफ है तो फिर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और मास्टर और डिसिपल होने के नाते हम एक साथ ही वहाँ पे जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। अगर हमारे बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसके हाथों को काट दूंगा। इस पे जियांग को समझ में आ जाता है कि बुड्ढा ही है उसका असली मास्टर, इसीलिए वो तुरंत घुटने टेक के यहाँ पे उसे सलामी ठोकता है, मालिक बचा लेना। इसके बाद हम लोग देखते हैं एकदम गंभीर मीटिंग को जहाँ पे इस बारे में डिसाइड होगा कि जियांग के टुकड़े टुकड़े करके उसे कीड़ों को खिला देना है या फिर उसे जिंदा रखना है। हमें यहाँ पे कई सारे फैमिलीज के नाम बताएंगे और ये सब यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तुम बस इतना जान लो, यहाँ पे लू और मू हानक्यू की फैमिली ही यहाँ पे जियांग को सपोर्ट करती है, बाकी सभी लोग यही चाहते हैं कि जियांग की गर्दनें उड़ा दी जाएं। वहीं पे जब मू हानक्यू और लू की फैमिली थोड़ा सा फोर्स करते हैं उन्हें कि हम तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता विस्ता नहीं करेंगे, तो जैसे ही पकड़ यहाँ पे ढीली होने वाली थी कि जियांग को छोड़ देते हैं, इतना भी बुरा बच्चा नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जेन गाओ आ जाता है जो कि आगे से चीखते हुए कहता है कि जियांग चेन वो यहीं पे ही मरेगा, अगर कोई भी इसके बीच में दखल देने की कोशिश करेगा तो फिर सबसे पहले उसे मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। हम लोगों ने डुआन को पहले भी देखा था, तो डुआन उससे कहता है कि धीरज रखो यार। वहीं पे डुआन अपने कदम पीछे ले लेता है और वो बड़ो से कहता है, बड़ो अब तुम राम भरोसे, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। गर्मा गर्मी का माहौल है, मैं बीच में पिस के यहाँ पे चक्की आटा नहीं बनना चाहता। इसके बाद हम लोग जी गैंग की गैंग को देखते हैं और ये भी उसी जगह पे आ चुके थे जहाँ को हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पे ये जियांग जेन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि यहाँ पे जेन गाओ भी अपनी आर्मी लेके आने वाला है ना जियांग के ऊपर हमला करने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे। ये एकदम तैयार थे कि जान भी दे देंगे जियांग के लिए, साले 2 ही दिन हुए मिले हुए उससे, काहे जान दे रहे हो फालतू में, बट दे डोंट केयर। टैंग जिन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना तुम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़ो सभी लोगों को वापस लेके आ जाते हैं, तो फिर हम लोग जेन गाओ को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहता है टारगेट आ गया है, निशाना लगाओ यार, तुम्हें किस लिए पाला है मैंने। तो फिर ये सभी अपने पास एक क्रॉस बो निकालते हैं। वैसे ये गॉडली क्रॉस बो था, इसका निशाना कभी भी नहीं चूकता, वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ पे होंगे हुए और बड़ों को देखते हैं और उन्हें पता था कि यहाँ पे एकदम लड़ने के लिए जंग रेडी हो रखी है, बस थोड़ी बहुत आग की जरूरत है। वह होंगे हुए लड़ने के लिए रेडी थी क्योंकि वो जी गैंग भी शादी वाले टाइम पे लड़ नहीं पाई थी, तो ये थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर करना चाहती थी। बड़ो भी आगे से कहते हैं कि लड़ाई करते हैं ना यार, हम लोगों ने कौन सा चूड़िया पहन के रखा है। इस पे होंगे हुए उसे कहती है कि तुम्हें भी लड़ने की खुजली हो रही है ना बड़ो। बड़ो आगे से कहते हैं इज्जत से नाम लो मेरा। इसके बाद होंगे हुए जियांग की तरफ देखती है तो एकदम मंद मोहक चुपचाप खड़ा था। हमें पता चलता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 9 दोबारा रिप्रोडक्शन कर रही थी और उसने इस बार यहाँ पे 5 लाख बच्चों को जन्म दिया है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ कीड़े और भी हैं जो छोटे मोटे कीड़े हैं, वो भी तो बच्चे देंगे ना। सबको मिला के यहाँ पे 5.11 मिलियन 9 मियास्मा विंग्स पैदा हुए हैं। जियांग इतनी तादाद को देख के हैरानी हो जाता है। वो आगे से कहते हैं कि साला 3rd जनरेशन के अंदर इतनी ज्यादा, तो फिर 4th जनरेशन में कितने होंगे। लेकिन उसी टाइम पे होंग वे यहाँ पे जियांग को उठा देती है, ये कहते हुए कि वो लोग पूरी फोर्स के साथ आए हैं, लेकिन चिंता न करना, हमारे साथ वो तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन जियांग को उनसे डर नहीं लग रहा था। वो आगे से बताता है कि वो यहाँ पे जीगोंग और बाकी लोगों से मिलना चाहता है और उन्हें उनके गिफ्ट देना चाहता है। होंग वे उससे कहती है जाओ ना, हम लोग अब तक यहीं पे रुके हुए हैं। इसीलिए जियांग उड़ते हुए उस साइड पे जाता है। वह पे तक सभी लोगों को पता चल चुका था कि जियांग के पास यहाँ पे टाबू स्किल्स हैं, टाबू फॉरबिडन जोन्स हैं। इन लोगों को यही लगता है कि जियांग ने यहाँ पे टाबू की मदद से ही बिहान को हरा पाया था और उसे मार पाया था, नहीं तो कभी भी जियांग ये कुछ भी ना कर पाता। वह मोहन क्यों और ल्यू को यहाँ पे जियांग की चिंता हो रही थी, लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकती हैं सिवाय दूर से खड़े होकर देखने के। इधर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों के पास आता है और तुमने देखा कि घर वाले पहले आते हैं मदद करने के लिए, इसीलिए परिवार सबसे पहले है। जियांग के पास जो यहाँ पे एपिक क्रिस्टल था वो यहाँ पे जीगोंग को दे देता है, ये कहते हुए इसकी मदद से तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। फिर
जीगोंग भी क्रिस्टल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो इसकी मदद से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इसके बाद वहाँ पे टैंग जिन के लिए एक स्कार्फ निकालता है, वहाँ पे डुआन फेंग के लिए वो यहाँ पे एक धनुष निकालता है, वहाँ पे बुलैंग के लिए वो यहाँ पे एक गोल्ड डैगर निकालता है और यून साओ के लिए यहाँ पे प्लेटिनम गोल्ड सेट वो भी बिकनी निकालता है। अबे उसको पहने की कहाँ पे वो, ये सोचो तुम अंदर। इसके बाद हम लोग जनगाओ को देखते हैं जो कि तैयार था भाई धनुषबाणी करने के लिए। महाभारत यहीं पे ही शुरू होती है, उससे पहले ही डुआन आगे से कहता है रुक जाओ यार, वहाँ पे कम से कम 100 से ज्यादा जीनियस हैं और इस लड़ाई के चक्कर में अगर वो चपेट में आ गए तो फिर हमें भारी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए सबसे पहले हमको बुढ़ो से बात कर लेने दो। जिसपे जीगोंग आगे से कहता है कि ठीक है, अगर बुढ़ो यहाँ पे किसी का फायदा नहीं देखता है तो फिर सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। इसलिए डुआन आगे बढ़ता है और वो बुढ़ो से रिक्वेस्ट करता है कि जियांग को यहाँ पे दे दिया जाए, उसे सेक्रीफाइस करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अगर ये लोग आपस में लड़ते हैं तो फिर इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा और कई सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन हम लोग बुढ़ो को देखते हैं जो कि आगे से साफ कर देते हैं मुझे जिंदगी में कभी पछतावा नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा, और ये भी जान लो कि मैं यहाँ पे कम से कम 150 जीनियस लेके आया हूँ जिनको मैं यहाँ पे फॉरबिडन जोन लेके गया था और साथ ही मैं उनको यहाँ पे टाइजू हॉल का सैर भी करवा के लाया हूँ। अभी जो टाइजू हॉल की सैर थी इससे यहाँ पे कई सारे रिवॉर्ड और रिसोर्स भी मिले थे उन सभी जीनियस को। तो जो उन जीनियस की फैमिली थी वो सभी यहाँ पे कर्जे में आ जाते हैं बुढ़ो के, क्योंकि बुढ़ो ने यहाँ पे जो कारनामा उनकी फैमिली के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया था, और अगर वो लोग यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे बुढ़ो के खिलाफ जाएंगे तो वो खुद की ही नजरों में बेइज्जत हो जाएंगे। मानवा का लॉजिक है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आधे से ज्यादा अब यहाँ पे बुढ़ो का सपोर्ट करने लगे थे कि जियांग को ना ही मारो तो ही ठीक है, बच्चा ही तो है। अतः कि डुआन भी उन लोगों से यही कहता है कि तुम लोगों ने देखा कि बुढ़ो ने कितना ज्यादा हम लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया है, हम लोग ऐसे कैसे यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जनगाओ को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे अपनी सॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है जॉब साला इतना तो साला पार्टी के एमएलए नहीं पलटते हैं पार्टी जितना तुम लोग पलटे ले रहे हो, कभी इधर कभी उधर। जियांग जन यहाँ पे टाबो रूल्स को ओबे करता है, इसीलिए उसे यहाँ पे लॉ के हिसाब से मारना ही पड़ेगा। और वो बुढ़ो से कहता है अगर तुम यहाँ पे जियांग को प्रोटेक्ट करोगे तो फिर तुम भी यहाँ पे टाबो के साथ ही माने जाओगे और तुम्हें भी यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे जीनियस का फायदा नहीं उठा सकता है इस मैच को गंबल करने के लिए ताकि वो उनकी मदद से यहाँ पे खुद को और जियांग को बचा सके। जेनगाओ ने जो एबिलिटी यहाँ पे इस्तेमाल की थी तो फिर उसकी सॉर्ड एनर्जी से यहाँ पे एकदम पानी सा आ गया था, बिल्कुल एक समुद्र की तरीके। जितने भी लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि अब तो जियांग की कब्र खुदे ही भाई उसको यहाँ पे जल समाधि मिलेगी। बुढ़ो यहाँ पे जियांग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे और वो होंगयुए से कहते हैं जाओ और जाके बच्चों को संभालो, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों के ऊपर बैरियर लगा देता है ये कहते हुए कि जब कुछ गलत होगा मेरे साथ तब तुम लोग यहाँ पे एक्शन करना, तब तक चुपचाप उस बैरियर के अंदर ही रहो। इसके बाद हम लोग बुढ़ो को देखते हैं जो कि आगे से अपनी सॉर्ड उठा लेते हैं। जेनगाओ उससे कहता है कि तुम अपनी ब्लेड का इस्तेमाल मेरे ऊपर करोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।